उतार चढ़ाव के बीच मजबूती के साथ कारोबार करते हुए बाजार और 17,000 के ऊपर टिके रहने में कामयाब है निफ्टी। बैंक निफ्टी हरे और लाल निशान के बीच में झूलता हुआ आखिरी 1.5 घंटा रहेगा बेहद इंटरेस्टिंग। करेंगे कल की तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि बाजार रिकवरी के मोड में है। दिन में ऑफ कोर्स एक बार नेगेटिव टेरिटरी में भी आया था, 17,000 के नीचे भी आया था निफ्टी, बट वहां से जबरदस्त एक्शन बना है। तो आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा और क्या करना है आपको जानेंगे अनिल जी के साथ। पता है सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें यही है दीप की उतार चढ़ाव के बीच बाजार फिर से 17,000 के ऊपर आते हुए दिख रहे हैं और दिन के दौरान हमने 17,000 के नीचे फिर से जाते हुए दिखा। कल के लोज जो थे उसके नीचे भी एक बार के लिए फिसले हम 17,950 के आसपास, लेकिन जो स्टॉप लॉस का लेवल 17,900 का दिया था, माफ कीजिएगा 16,900 का, वो आपका ट्रिगर नहीं हुआ। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कमजोरी रही, लेकिन कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी भी 38,388 के आसपास नीचे लो बनाकर वापस रिकवर होते हुए दिखा है। अब थोड़ी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं हम। 70 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर है, 10 कारोबार करते हुए दिख रहे हैं हम। 70 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर है, 10 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी पर है और 225 अंक पर हम सेंसेक्स पर आपको नजर आएंगे। कहाँ से आ रही है मजबूती वो देख लीजिए। ऑयल एंड गैस, आईटी, एफएमसीजी ये है मजबूत। सरकारी बैंक थोड़े बेहतर है। फार्मा इंडेक्स में भी हल्की फुल्की खरीदारी। कमजोरी है ऑटो शेयरों में और मेटल इंडेक्स, इन दोनों में आधा % का नुकसान है। लेकिन बड़ा एक्शन ग्लोबल मार्केट से आता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन का इशारा कर रहे हैं। 5 दिनों तक गिरने के बाद आज 300-325 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर्स और यूरोप आधा से 1% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो बाहर के बाजारों में समस्या कम है, ये आप कह सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय की राय। 5 दिनों की माफ कीजिएगा गिरावट के बाद आज लग रहा है कि अमेरिकी बाजार भी रिबाउंड के मोड में। हमारे बाजार भी बैंक निफ्टी उतना सहारा नहीं दे पा रहे, बट कुछ सेक्टर्स हैं जो निफ्टी को 17,000 के ऊपर मेंटेन करा रहे हैं। कैसे समझना है एक्शन को सर? क्योंकि सुबह अच्छी मूव हुई, लगा एक बार के लिए कि बाजार संभले लेंगे, फिर फिसले, फिर रिकवर हुए, फिर फिसले, अब फिर थोड़ी रिकवरी के आसार दिखा रहे हैं। तो पहले तो ये कि जो 17,000 के नीचे अचानक से फिसले, सुबह सबको लग रहा था ये क्या हुआ, तो उसका रीजन एक ये दीप की थोड़ा रशिया की तरफ से इस तरह के संकेत आ रहे थे, बयान आ रहे थे। अब सही है गलत है भगवान जाने, कि परमाणु हथियारों का उपयोग फिर से करने की उन्होंने धमकी उमकी दी है। अब ऐसी खबरें चल रही है मार्केट में। 30 तारीख को पुतिन साहब ने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग भी बुलाई है। अब पता नहीं वो सो अब वो मतलब है ना, मतलब आजकल तो क्या ऐसा जैसा फूंक दो तो उड़ जाए वैसा हाल है। तो मतलब थोड़ा सा जोर से बोले तो बाजार डर के ही गिर जाए। करेक्ट सर। उस तरह के माहौल में तो हमको लगा कि गिरने के लिए बढ़िया है, मौका अच्छा है। पुतिन साहब मीटिंग करे, चलो गिर जाते हैं। हाँ। एक बार के लिए तो करेंगे। फिर समझ में आ रहा है हम तो गिर गए, ये डाउ तो ऊपर जा रहा है, फ्यूचर तो 300 पॉइंट हो गए, चलो बढ़ जाते हैं। सो देखिए ये कॉन्फिडेंस है ना, गिरने और बढ़ने का जल्दी से आएगा नहीं, और ये हफ्ते आएगा ही नहीं। बढ़ भी जाएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और घट भी जाएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। मतलब और खरीदारी हो भी रही है तो ये खरीदारी नहीं, ये वो मजबूरी वाली खरीदारी ज्यादा है कि बहुत गिर गया है, 17,000 आ गए हैं। एफआई ने भी थोड़ा एफएनओ में बेचना कम किया है, डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर, थोड़ा चलो ले लेते हैं, है ना। एक ये कि नहीं लेना है, तेजी करनी है, वो फुल फ्लेज कॉन्फिडेंस वाली तेजी नहीं है। और वही हाल अब 17,000 के आसपास मंदी करने वालों का भी है कि बेचेंगे, पता चला कि घूम गया मार्केट और डाउ फ्यूचर 300 ऊपर हो तो फिर बेचना ठीक है क्या? तो वो क्वेश्चन मार्क जो आता है ना, तो वो बेचने का भी आपको, तो ये कुछ हद तक है ना, माहौल है ना नोटा वाला बन रहा है, जहां पर आपको कुछ बहुत ज्यादा करने का मन नहीं होगा। आप मुझे पूछेंगे तो फ्रेंकली मेरे लिए सिंपल सा, मेरे लिए डायरेक्शन बहुत क्लियर है। अगर आप ट्रेडर हैं, 16,900 स्टॉप लॉस है, लॉन्ग है। आप ट्रेडर के लिए तो लॉन्ग है 16,900 स्टॉप लॉस है, सिंपल सी चीज है। और बैंक निफ्टी पर अगर आपको करना है तो 38,200 का स्टॉप लॉस है और आप लॉन्ग है, वो करके कर सकते हैं। अब थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर आप सोचो आज सुबह जब हम खुले 200 पॉइंट 150 पॉइंट तो डाउ फ्यूचर लगातार ऊपर थे। यस। आज आप सोच सकते थे कि 17,000 के नीचे जाएंगे? नहीं। स्पेशली सुबह सुबह 17,175 बनाने के बाद नहीं। बैंक निफ्टी पे 39,050 बनाने के बाद सोच सकते हैं डे लो तोड़ेंगे। एक बार तो सबके स्टॉप लॉस खा गए ना। जनरली आप कल का या आज का डे लो स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। ये ही समस्या, यही तकलीफ है इस मार्केट की कि अगर आपने आज का स्टॉप लॉस लगाया, ट्रिगर हो गया, कल के लो का स्टॉप लॉस ट्रिगर लगाया, वो भी ट्रिगर हो गया एक बार के लिए। दोनों में निफ्टी, और खाली वो ट्रिगर होने के लिए गया था, वापस ऊपर है। सो ये वोलेटिलिटी थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, क्योंकि जो गिरे एक साथ 1,000 पॉइंट जब बढ़ने की कोशिश करते तो पहली उछाल में थोड़ी बहुत बिकवाली आती है। लेकिन जिन लेवल्स पर आप हैं, अगर आप दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं, वेल एंड गुड। नहीं करना जानते हैं तो मौका मिले खरीदारी कीजिए। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल खरीदारी के पक्ष में, न कि बेचने के पक्ष में। बेचने का मन ही है
बहुत है, आने दो, थोड़ा तो ऊपर आने दो बेचारे को। 17,300 350 तो आए, वहां पे पहली बार सोचना, उससे पहले तो क्या सोच रहे हो? तो थोड़ा सा 1000-1100 पॉइंट घटा है, 300 पॉइंट बढ़ जाए, फिर बेचेगा, बेचना है तो। अंडरस्टूड सर, बस ठीक है। मैं मना थोड़ी करता हूँ बेचने के लिए, बेचिए, थोड़ा ऊपर आने दीजिए, थोड़ा अभी बाउंस बैक होने हाँ, पैनिक में मतलब नीचे में बेच के ऊपर में लेके फंस के नीचे में बेच के, अगर दोनों ही तरफ फंसना ही है तो फिर तो अगर उसी में आनंद आता है तो फिर तो अलग बात है, करेक्ट। लेकिन एक पॉइंट ये, एक तरफ की गलती हो जाए तो दूसरी तरफ की नहीं करनी, बस इतना ध्यान रखिए, बस बाकी ठीक है। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय बाजार का नजरिया। बात करते करते थोड़ा और ऊपर आ गया निफ्टी, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा। चलिए, डे हाई पे बंद हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। ओह वाओ, डेटा देख रहा हूँ, खाली इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग बोल्ड स्टेटमेंट इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक बार डेटा देख लूँ। स्क्रीन के मूवमेंट से तो लग रहा है कि थोड़ी तेजी बननी चाहिए, लेकिन डेटा भी एक बार साथ में चाहिए, दोनों साथ में हो तभी मजा है, क्योंकि एक्सपायरी का हफ्ता है ना, एक्सपायरी वाला हफ्ता ना हो तब तो बड़ा आसान हो जाता है थोड़ा प्रेडिक्ट करना। एक्सपायरी के हफ्ते में और इस तरह के माहौल में थोड़ा सा सोच समझ के और ज़्यादा एग्रेसिव ना भी बोलें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस जरूर से ज़्यादा बढ़ जाए और मतलब सब ताबड़तोड़ लेना शुरू कर दे, फिर अगर 50 पॉइंट भी नीचे आ जाए तो फिर तकलीफ हो जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करो, जो भी करना है थोड़ा लिमिट में करिए। चलिए, थोड़ा लिमिट में करिए, बट हाँ, मौका आपको बाजार दे रहा है। आइए फिर डेटा का विश्लेषण भी करेंगे अनिल जी के साथ, एक्सपर्ट्स भी हैं तैयार। उससे पहले खबरें, ट्रिगर्स दोनों पर डालते हैं नजर कुशल और अरमान के साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं बाजार के? गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से कोस्टल कॉर्पोरेशन आज फोकस में रहेगा, इनका राइट्स इशू आज बंद होने वाला है। साथ ही IFCI पर नजर रखिए, सरकार को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर IFCI की बोर्ड बैठक होने वाली है। AGM है LIC और साथ ही NDTV की। US के लिहाज से जो सितंबर महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है वो आता हुआ दिखेगा। 28 सितंबर कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है, 30 सितंबर को इसका फैसला आएगा शुक्रवार को। और साथ साथ ITI, यहाँ पर सरकार को शेयर जारी करने पर भी बोर्ड बैठक है, तो ITI भी इस वजह से फोकस में रहेगा। थॉमस कुक, यहाँ पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर इन्होंने जारी किए थे उससे जुड़े हुए जो डिविडेंड है उसको अप्रूव करने के लिए कंपनी की बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। कैबिनेट की CCA की बैठक भी है 11 बजे और साथ ही कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर की AGM भी होती हुई दिखेगी कल के दिन में। इनफैक्ट एक्स डे ट्रेड करेंगे बोनस शेयर पॉन्डी ऑक्साइड्स और राम रत्न वायर्स ने जो दिए थे। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की मिनट्स आएंगी। US के लिहाज से फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब यहाँ पर स्पीच देते हुए नजर आएंगे और साथ ही बुलार्ड साहब तो हैं ही। इनफैक्ट 29 सितंबर थर्सडे यहाँ पर नजर रखिए, PM मोदी इनॉग्रेट करेंगे, फाउंडेशन स्टोन डालेंगी एक सूरत में करीबन 3400 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है इंडेक्स लेवल बदलाव, जहाँ पर निफ्टी 50 में श्री सीमेंट बाहर होगा 30 तारीख को और अदानी एंटरप्राइजेज इसमें शामिल होते हुए दिखेगा। निफ्टी 500 में एक्सक्लूजन होगा इक्विटास होल्डिंग्स का और इंक्लूड होगा शॉपर स्टॉप। तो ऐसे करके इंडेक्स लेवल पर काफ़ी सारी चेंजेस हैं। और अंत में आप स्पेसिफिकली गोवा कार्बन पर नजर रखिए, यहाँ पर पूंजी राइट्स इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से US के Q2 GDP आंकड़े भी आएंगे। तो डेटा के लिहाज से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हफ्ता है और आने वाले दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए फिर जानते हैं अरमान से आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी। अरमान, बताइए। जी, सबसे पहले IDFC लिमिटेड पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम है उसमें जो है कंपनी में जो पूरी हिस्सेदारी है वो बेचेगी। और इसमें अगर आप बताऊं मैं आपको कि लगभग 50% जो है सब्सिडरी में लगभग इनकी पूरी 50% हिस्सेदारी है भारत टेलीमेटिक्स को बेचेगी ये हिस्सेदारी। लिकर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, जो कि हमारी एक्सक्लूसिव थी। UK FTA को दिवाली से पहले जो है जारी करेगी सरकार, और जो ड्यूटी है वो 150% से घटकर 100% हो सकती है। उसी के साथ साथ अगर आप अगले 3 साल का देखेंगे तो अगले 3 साल में जो ड्यूटी है वो 30% तक रह जाएगी। DA सचिव का बयान आता हुआ दिखा है, उन्होंने कहा है कि डॉलर की मजबूती से दुनिया भर की सारी करेंसियों पर दबाव है। हालांकि उन्होंने ये भी चीज कही है कि भारत के पास पर्याप्त फॉरेक्स जो है रिजर्व हैं और जो ग्रीन बॉन्ड पर फ्रेमवर्क है वो अगले महीने हो सकता है जारी। उसके बाद अंत में कुछ मेरे पास ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें एम्बेसी रीट, उसमें लगभग 7.7 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए हैं। पावर ग्रिड लगभग 29 लाख शेयर्स और स्टरलाइट टेक लगभग 17 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो यह है सभी खबरों वाले शेयर जिन पर आज रहेगा एक्शन। बढ़ाते हैं इसे आगे और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी हैं एकदम साथ में जुड़े हुए जो जबरदस्त तरीके से, और सिमी जी, नितिन जी और हिमांशु जी भी हमारे साथ है तैयार। और शो की शुरुआत में जनरली बिगुल होता है, स्पेशल बिगुल की फरमाइश कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से, पिक ऑफ द डे। आज तो
2 बजे ही पिक ऑफ द डे? आज मॉर्निंग में नहीं थे ना। अच्छा, आज मॉर्निंग में नहीं थी, इसलिए अच्छा दोनों ने मॉर्निंग में बंक किया है। तो जो क्लास मॉर्निंग में बंक की उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए तैयार है। बिगुल, पिक ऑफ द डे का। क्लास बंक करने के नाम पर जो बंसल जी के चेहरे पे स्माइल आई वो देखने लायक थी। आई एम श्योर कि बंसल जी के स्कूल और कॉलेज के दिन बड़े ही मतलब ऐतिहासिक रहे होंगे, यादगार वाले, है ना? बताएं सर, पिक ऑफ द डे। आंखों में पानी भी आ गया नहीं? अनिल जी, स्माइल के 2 रीजन थे अनिल जी। एक तो यादें ताजा हो गई, और दूसरा अनिल जी दीप की। अनिल जी इंग्लिश तो अच्छी है, हिंदी कमजोर है। उन्होंने बोला आज सुबह ये थे नहीं। तो अनिल जी, पंजाब में बड़ा अलग सा माना जाता, थे नहीं का मतलब थैंक यू होता है। हम तो थे, कॉल नहीं दी थी। और अनिल जी ये जो स्टॉक है ना अनिल जी, पिक ऑफ द डे, ये स्पेशल पिक है अनिल जी, स्पेशल पिक है। देखिए अनिल जी, वंस अपॉन अ टाइम हम लोग भी अनिल जी कॉलर शो करते थे। तो कॉलर शो में कई बार मैं बोलता था इफ आई वर यू। तो अनिल जी आज बोलूंगा इफ आई वर आशु मदान। ये पिक है अनिल जी, पिक ऑफ द डे है माइंड ट्री। तो अगर मैं आशु मदान होता तो अनिल जी इस तरीके से समझाता कि 16 तारीख को सबने माइंड ट्री के ऊपर सेल कॉल दी थी, ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक गिरा नहीं। और आज इसके अंदर अनिल जी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। परफेक्ट कैंडिडेट है शॉर्ट कवरिंग का, एक्सपायरी के नजरिए से, फ्रेश लॉन्ग्स का। और ये स्टॉक 150 रुपीज का अपमूव इसी सीरीज में दिखाने का दमकम रखता है। तो माइंड ट्री है हमारा पिक ऑफ द डे। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज इस बाजार में अनिल जी जहां पर जो पॉकेट ऑफ एक्टिविटी है वो है आईटी, और आईटी में भी विशेष रूप से मिड कैप आईटी में एक्शन देखने को मिल रहा है। माइंड ट्री में एक ब्रेकडाउन आया था, जैसे कि बंसल जी ने कहा, गैप के साथ हुआ, लेकिन फिर उसका रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। और आमतौर पर इस तरह के रिवर्सल्स एक बड़े पुल बैक में तब्दील होते हैं। तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। 3200 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 3375, 3375 का बड़ा टारगेट है। और उसके बाद 3425, 3425 का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए माइंड ट्री में हमारी खरीदारी कराए। ओके, तो माइंड ट्री है पहला स्टॉक जो पिक ऑफ द डे के तौर पर चुना है कुणाल जी और राकेश जी ने। आइए अगला बिगुल है सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। सिमी जी बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। बहुत टाइम बाद एक बाई कॉल खरीदारी का कॉल मिला है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक परफॉर्म करने वाला ही है। एक तो शुगर सेक्टर मेरा फेवरेट है और शुगर में रेणुका शुगर बहुत अच्छा लग रहा है। लोअर लेवल से काफी शानदार रिकवरी देखने को मिला है। मुझे लगता है कि इनिशियल टारगेट 62-63 का होगा। 63 क्रॉस करने के बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 67-68 के आसपास हो सकता है। तो बड़ा टारगेट के लिए रेणुका शुगर तैयार हो चुका है। 54 का स्टॉप लॉस के साथ रेणुका शुगर में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 62 से 63 का टारगेट, इनिशियल टारगेट, वो कल सुबह तक मिल जाना चाहिए। और उसके बाद 67-68 का टारगेट होगा, जो कि मुझे लगता है फ्राइडे तक मिल जाएगा। 54 के स्टॉप लॉस के साथ रेणुका शुगर में खरीदारी करने का सलाह। वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती सिमी जी की तरफ से। आज सुबह एफआई पिक के तौर पर ये स्टॉक आपको विजय चोपड़ा साहब ने भी रिकमेंड किया था। आज सुबह सुबह उन्होंने कहा था। और एफआई पिक यानी कि फेस्टिव इन्वेस्टमेंट आइडिया, एक और दमदार शेयर आपके लिए आने के लिए तैयार है। और थोड़ी देर में आशीष केलकर साहब 2:15 पर आपको देंगे एफआई पिक, उसका करिए आप इंतजार। तब तक इंतजार खत्म। तैयार है नितिन जी और उनके साथ तैयार है उनका बिगुल भी। नितिन जी स्वागत है आपका। पहले तो आपका रिलायंस का पुट ऑप्शन भी कमाल करता हुआ दिखा है कल के सेशन का। अब बताएं सर, आज क्या इरादा है? लेकिन जी निफ्टी में बाउंस है, बट बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली वीक है। और निफ्टी में जो बाउंस है दिस इज बिकॉज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस में बाउंस है। बट ओवरऑल देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में सेलिंग हो रही है। आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनमें सब में शॉर्ट पोजीशन बन रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे जाएगी और ओवरऑल वीकनेस इस एक्सपायरी में आनी चाहिए। हम यहाँ पे जो ट्रेड है वो आईसीआईसीआई बैंक का 850 स्ट्राइक की पुट ऑप्शन है, जो मुझे 5.5-6 रुपए में ऐसे मिलेगी। आईसीआईसी बैंक की 850 की पुट ऑप्शन, जिसके स्टॉप लॉस 1 रुपया रखना है और टारगेट आपको 12-13 रुपया मिल सकता है, यानी ये पुट ऑप्शन डबल हो सकती है। आईसीआईसी बैंक में कल भी काफी शॉर्ट पोजीशन बनी थी, अभी करीब करीब ये डाउन है 0.70%। आज भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो रही है। तो ये लग रहा है इस एक्सपायरी में 840 की तरफ जा सकता है, तो इसलिए हम इसमें पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह होगी।
ओके, तो ये है राय आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक का पुट ऑप्शन खरीदने की नितिन जी की तरफ से, और ये 850 रुपये वाला एट द मनी या हल्का सा इन द मनी पुट ऑप्शन आप कह सकते हैं ये खरीदना है। और निचले स्तरों से मिड कैप इंडेक्स में शानदार रिकवरी 370 पॉइंट की आती हुई दिख रही है, ये आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी जरूर लाल हरे निशान के बीच में झूल रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का मूड माहौल बरकरार है। ऐसे में आइए इक्विटी मार्केट से हटकर एक और इंटरेस्टिंग चीज की तरफ करते हैं फोकस, गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज। जी हाँ, सेबी ने बीएसई की गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को मंजूरी दे दी है। इस पर और ज़्यादा डिटेल्स देने के लिए तैयार है हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए, बीएसई के गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को लेकर क्या क्या आपके पास जानकारी? सर फेब में इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया था, अब पूरी तरीके से जो है एक्सचेंज तैयार हो गया है। सर ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ईजीआर इसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीव कहा जाता है। और अगर आप देखें तो फिलहाल अगर आप देश में देखें तो एक बड़ी समस्या है कि आप हर ज्वेलर के पास जाएंगे आपको गोल्ड का भाव अलग बताएगा, लेकिन इसी समस्या को हल करने के लिए ये नया प्रोडक्ट लाया गया है बीएसई की तरफ से। यहाँ पर ट्रेडिंग जो है बहुत जल्द शुरू होने वाली है और बीएसई गिफ्ट सिटी के साथ जो है मिलकर यहाँ पर जो है ट्रेडिंग तैयार की जाएगी। दरअसल अगर आप देखें सर, जैसे कि मैंने बताया कि प्राइजेस काफ़ी अलग होते हैं, और मैं ये भी देख रहा था कि आप ईजीआर को देखें या फिर आप जो गोल्ड के ईटीएफ होते हैं इसमें क्या अंतर है। तो गोल्ड के ईटीएफ में भी देखेंगे तो एक ईटीएफ से दूसरे ईटीएफ का जो भाव है वो काफ़ी अलग आपको देखने को मिलेगा और गोल्ड से उसको जो है मैच किया जाता है। लेकिन फिलहाल अगर आप ईजीआर में देखेंगे तो एक ही भाव होगा जो पूरे देश भर में लागू होगा, और जो इंसान ईजीआर खरीदेगा, निवेश करेगा, वो ईजीआर को वापस देके फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी भी ले सकता है। इसका डिनोमिनेशन जो अभी मेरे पास डिटेल्स आ रहे हैं वो हो सकता है कि 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम या फिर पॉसिबिलिटी कि 1 किलो का भी आपको ईजीआर जो है वो देखने को मिले। तो सर काफ़ी अपने आप में खास होगा, और इससे ना कि सिर्फ बीएसई को फायदा होगा, सीडीएसएल को भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ईजीआर भी जो है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। तो बीएसई और सीडीएसएल ये दोनों स्टॉक जो है रडार पर रखने पड़ेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज पर विशेष अप्रूवल जो आती हुई दिखी है। कब से अब ये कामकाज शुरू करेगा, इसकी कोई डेट अभी आना बाकी होगी? डेट आना बाकी है सर, अभी डेट की डिटेल्स नहीं आया। ओके, तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकेगा? इन्वेस्टर्स कर पाएंगे, कमर्शियल पार्टिसिपेंट्स, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स, इंपोर्टर्स, मतलब सबके लिए, सभी के लिए सब कर लेंगे। तो सोने का ट्रेड हो पाएगा वहाँ पर, एक बेंचमार्क बन जाएगा सर देश में स्पॉट के लिए। यानी कि अब अगर आपको डिलीवरी लेना देना है तो उस तरह से होगा। और रेफरेंस प्राइस, जैसा आशीष बता रहे थे, हर जगह अलग अलग गोल्ड का प्राइस है, तो ये एक रेफरेंस प्राइस भी आपको मिल गया कि एक्सचेंज पे इस लेवल पे मिल रहा है। गोल्ड स्पॉट का नाम पहले किस किसने सुना था? जरा एक बार हमारे सारे एक्सपर्ट्स को बताइए, तो एक बार मैं जरा चेक करना चाहता हूँ, किसने गोल्ड स्पॉट का नाम सुना था? क्या बात कर रहे हो? नितिन जी ने नहीं, अच्छा सिमी जी ने। देखो पहले सिमी जी से पूछने दो, एकमात्र महिला हमारी एक्सपर्ट है पहले। जी सिमी जी बताइए। गोल्ड स्पॉट कोल्ड ड्रिंक का नाम था ना, सुना है नाम? कोल्ड ड्रिंक, आप सबने कोल्ड ड्रिंक का नाम सुना था गोल्ड स्पॉट? हाँ। अच्छा नहीं अनिल जी। हाँ जी बंसल जी। अनिल जी गोल्ड स्पॉट तो अनिल जी आपको याद होगा, बाकी लोग याद नहीं कर पाए। अनिल जी होती तो वो लाल कलर की ऑरेंज ड्रिंक थी, एरेटेड, बट उसके ढक्कन को खोलते थे, उसके अंदर से वो कॉक निकालते थे अंदर की साइड से, तो मोगली निकलता था अनिल जी। तो गोल्ड स्पॉट के साथ तो बचपन की यादें हैं। हाँ बचपन की, मतलब तो फिर सुमित जी को कैसे पता है? सुमित जी आपको भी गोल्ड स्पॉट के बारे में पता है? हाँ मेरे भी बचपन में था अनिल जी। अच्छा, कैंपा कोला भी। कैंपा कोला। सिमी जी आपने एकदम सही जवाब दिया। वापस आ रही है। हाँ वापस आ रहा है ना कैंपा कोला भी, पार्ले वापस लेकर। हाँ वापस कैंपा कोला और गोल्ड स्पॉट, बिल्कुल गोल्ड स्पॉट से एकदम जैसे गोल्ड स्पॉट रिलायंस ला रही है वापस। रिलायंस ला रही है। एक बार तो मुझे लगा, हाँ एक बार तो मुझे लगा कि कोल्ड ड्रिंक का कोई स्टॉक एक्सचेंज खुलने वाला है। बाद में पता चला कि जब आशीष ने समझाया ये गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज है, पुराना वाला। पहले तो वो अंधेरी में जो अभी बिस्लरी वाला सिग्नल है उसका नाम भी गोल्ड स्पॉट सिग्नल हुआ करता था, क्योंकि वो जो फैक्ट्री थी, प्लांट था, अब वो मिनरल वाटर के प्लांट में बदल गया पार्ले का। तो गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज बिल्कुल अलग है, कोल्ड ड्रिंक से दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है। जी आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है एफआई पिक का। मेरा नवरात्रि का पिक है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड का जो चार्ट है
डेली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को सपोर्ट तो ऑलरेडी लिया है, उसके साथ साथ उसने एक अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। इसलिए हमें पूनावाला फिनकॉर्प में खरीदारी करके चलना चाहिए और अगले 1 साल के अंदर ये स्टॉक 380 तक जा सकता है। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए आज की एक और बेहद शानदार FII फेस्टिव इन्वेस्टमेंट आइडिया पिक आशीष केलकर साहब की तरफ से पूनावाला फिनकॉर्प। और आज सुबह चोपड़ा साहब ने श्री रेणुका की बात भी करी थी। चोपड़ा साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने के लिए भी तैयार हैं पूनावाला फिनकॉर्प। आशीष जी ने भी नमस्कार जोरदार किया था एंड में ना। सुमित जी, देखा कि नहीं आपने आशीष जी का नमस्कार? मिस कर गए लगता आप? मैं मिस कर गया जी, मैंने देखा। बढ़िया हुआ, नहीं तो फालतू में जल जाता है आपका 10-20 ग्राम खून जल जाता है क्या मतलब है? अच्छा हुआ नहीं देखा तो। बिल्कुल नमस्कार, एकदम ऐसा कि पुणे का इलेक्शन तो वही जीतेंगे। एकदम उन्हीं के एरिया की कंपनी, उन्हीं की एरिया की कंपनी जी। अच्छा, बाय द वे अनिल जी, ये एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आशीष लेकर आए हैं हमारे लिए। भारत में अगले साल भी, ये तो हमने पहले भी बात करी कि इस साल अप्रेजल्स अच्छे रहे, बट अगले साल भी अप्रेजल अच्छे रह सकते हैं। डबल डिजिट की रेंज में अप्रेजल अगले साल भी मिल सकते हैं। ये अब होप जता रहे हैं आशीष। आशीष सुबह से क्यों नहीं लाए रिसर्च? इतना लेट कर दिया? अरे सर, सिर्फ 10% नहीं है, पूरी दुनिया भर में भारत में सबसे ज्यादा पैसा बढ़ेगा। अच्छा, ये सर्वे किया क्या कंपनियों के बीच में? हाँ, कंपनियों के बीच में सर्वे किया? कंपनियों के बहुत बड़ा सर्वे सर, इसमें हमारी कंपनी भी थी ना शामिल। इम्पोर्टेंट वो है, हम भी शामिल थे कि नहीं थे सर्वे में? सर लाइकली इंडस्ट्री तो होगी। 40 सेक्टर हैं, 1300 कंपनियां हैं सर इस सर्वे में। फिर तो आ जाएंगे। और इसमें खास बात क्या है कि पिछले साल 10% से ज्यादा यानी डबल डिजिट का इंक्रीमेंट हुआ था। इस बार भी उम्मीद है कि 10% से ज्यादा का ही आपको देखने को मिलेगा। और सर बड़ी बात खबर यह है कि पूरी दुनिया भर में जहां पर सैलरी कट्स हो रहे हैं, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, भारत में आप देखें तो सैलरी बढ़ाने की बात की जा रही है। और विकसित देशों में आप देखिए, अमेरिका को देखें, ब्रिटेन को देखें, चाइना है, जापान है, जर्मनी है, इनकी तुलना में भारतीयों की जो सैलरी है इस बार ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। एऑन का ये सर्वे किया गया जिसमें 40 सेक्टर है, करीब 1300 कंपनियों ने भाग लिया और इसमें से निकल कर आया कि इस बार भी अगर आप देखें तो करीब 10% से ज़्यादा की जो सैलरी हाइक है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें अट्रिशन की समस्या है। 2022 के जो पहले भाग में अगर आप देखें तो 20% के आसपास का ओवरऑल अट्रिशन निकल कर आ रहा है, यानी लोग जॉब स्विच कर रहे हैं। तो इसको रिटेन करने के लिए सैलरी तो बढ़ानी ही पड़ेगी। और सर सबसे ज़्यादा जो है ई कॉमर्स में देखने को मिल रही है, करीब अनुमान लगाया जा रहा है कि 13% का है, स्टार्टअप्स में 13% ही है, IT में 11%, इंफ्रास्ट्रक्चर, FMCG, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर भी करीब 10.2% के आसपास का जो है सैलरी हाइक देखने को मिल सकता है। सर ये सेक्टर तो मैंने आपको बता दिए, मीडिया का आप बता दो सर। इसलिए तो मैंने पहले ही पूछा, हमारी कंपनी है ना इसमें शामिल। 10% कम है मेरे हिसाब से, बहुत कम। हाँ, डबल डिजिट में 99% तक जाता है मेरे हिसाब से। नहीं 10 से तो शुरू करते हैं। हाँ, मतलब थोड़ा और अच्छी रिसर्च लेके आओ, मजा नहीं आया इतना। ऐसी रिसर्च लाओ जिसमें आए कि 20-25% से ज्यादा बढ़ेगी सैलरी। इस तरह की कोई नहीं है रिसर्च, बनवाओ। नहीं तो बनवा लेते हो, बनवाओ। चलिए, तो बढ़िया है। भारत में अगले साल ज्यादातर लोगों की सैलरी, देखिए सैलरी बढ़ने के नाम से चेहरे पे मुस्कुराहट आई है सुमित जी के सबसे ज्यादा। हिमांशु जी भी पीछे नहीं है, नितिन जी भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं, और दीप और आशीष की खुशी का तो कहना ही क्या हमारे यहाँ। तो चलिए, आप सबकी सैलरी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और मैं तो बोलता हूँ डबल डिजिट नहीं, क्या बोलते हैं, लोअर ट्रिपल डिजिट, क्या ऐसा कुछ होता है? लोअर ट्रिपल डिजिट वैसे कुछ होता है, और भी क्या कहना है ऐसा 90+ नहीं, बढ़िया, और होनी भी चाहिए। देश की इकोनॉमी बड़ी मजबूत है, यहाँ पर बिजनेसेस काफी अच्छे कर रहे हैं, तो कोई बात ऐसी है ही नहीं जिसकी वजह से, क्योंकि कई बार होता है जब माहौल खराब होता है तो सैलरी नहीं भी बढ़ती, कभी कभी सैलरी कट्स भी होते हैं। ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती है अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो जब समय अच्छा हो तो एम्प्लॉयज को फायदा होना चाहिए। ऐसे अच्छी पॉजिटिव रिसर्च जरूर लाया करें। श्योर सर। मूड अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। आइए, जो बाजार में एक्शन बन रहा है, एक दो स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी मूव आ रही है, उस पर भी हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेनी थी। एक तो जो आइशर मोटर्स में हो रहा है, लगातार ये काउंटर बढ़िया अप ट्रेंड में रहा है और अभी भी आप अच्छी खरीदारी इस पर बनते हुए दिख रहे हैं। हिमांशु जी, जरा आइशर मोटर्स देखें सर, वापस मोमेंटम में आ रहा है। ऑटो स्टॉक्स आज सुबह गिर रहे थे बट अब रिकवरी के मूड में दिख रहे हैं और आइशर मोटर्स उस रिकवरी को लीड कर रहा है। देखिए, आइशर मोटर्स क्लियर कट एक स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है, लगातार एक आउट परफॉर्मर रहा है पिछले काफी हफ्तों से,
और मेरा ऐसा मानना है कि इस वोलेटाइल माहौल के बाद जब ये करेक्शन पूरी होगी तो वापस से आइशर मोटर एक क्लियर विनर निकल कर आ सकता है, जैसे इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स प्लेस्ड हैं। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक आया जो कि लगभग 3450 और 3500 के जोन में प्लेस्ड है, और वहां पर हमने देखा कि जो इमीडिएट पहला ही सपोर्ट जोन था वहां पर थोड़ी सी खरीदारी आते हुए देखने को मिली है। लेकिन दीप, हो सकता है कि अगर बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़े तो यहाँ पर भी एक करेक्टिव साइकिल पूरी हो और स्टॉक शायद 3300 3350 तक भी करेक्ट होता हुआ नजर आए। लेकिन हैविंग सेड दैट, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से ये हर गिरावट पे खरीदारी करने वाला स्टॉक है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक आने वाले समय में भी आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ कंटिन्यू करने में नजर आ सकता है। वक्त एक छोटे से पोल का, क्विक पोल का, और इस पोल में हिस्सा लेंगे सुमित जी, नितिन जी और हिमांशु जी। बाकी 3 लोग नहीं, 3 लोग बाकी सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब वाले। आपके हिसाब से जो अभी अभी हमने सर्वे बताया डबल डिजिट में सैलरी बढ़ने का, कि इस साल कितने प्रतिशत सैलरी बढ़नी चाहिए? जी सुमित जी, शुरुआत कीजिए। अनिल जी, इस पे कोई ऐसे फिगर बोलना सही नहीं होगा अनिल जी, जितनी ज्यादा बढ़ सकती है उतनी ज्यादा बढ़नी चाहिए। ज्यादा बढ़ सकती है मतलब कोई ऐसा तो बोलना पड़ता, अगर ऐसे नहीं फिगर बोलते सर्वे कहाँ से आता? चलिए कोई बात नहीं। तो अनिल जी ऑप्शन ABCD। ABCD, एक मिनट रुको, पहले इधर होके आता हूँ। मुदित जी, हिमांशु जी, सॉरी हिमांशु जी, सॉरी हिमांशु जी। सर वैसे ऐसा बड़ा वेग है, मतलब सुमित जी ने ठीक कहा कि कुछ ऑप्शंस होनी चाहिए। नितिन जी, आप भी बताएंगे कि आपके पास तो ऑप्शन है कि दोनों ने मना किया तो मैं क्यों बोलूं? कम से कम 20% तो एवरेज इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। कितना कितना मतलब? 20%। 20%। एवरेज कम से कम 20%। 20%। अच्छा, बंसल जी आप लोगों को देना चाहते हैं इंक्रीमेंट। जी बंसल जी, कितना सोचा है आपने? अरे अनिल जी, मेरे को लग रहा है अनिल जी कि नितिन जी तो मिसगाइड कर रहे हैं अनिल जी। ये तो जो आपने बोला ना लिटिल लेस देन ट्रिपल डिजिट, ये वो हाइक ले चुके हैं अनिल जी नितिन जी, और उसकी पार्टी भी दी है इन्होंने। अब यहाँ पर बाकी लोगों को अनिल जी 20% के लिए बोल रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफी है अनिल जी। अरे अगले साल की पूछ ले अनिल जी कि कितना % हाइक मिला है इस साल लेने के बाद, अगले साल वाली बोल रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कम से कम अनिल जी ऐसा हाइक मिलना चाहिए कि मून लाइटिंग ना करनी पड़े अनिल जी। तो मून लाइटिंग करते हैं अनिल जी सैलरी डबल हो जाती है, तो उससे तो थोड़ा कमी, उससे उतना तो मिलना ही चाहिए अनिल जी हाइक। बहुत ही बढ़िया। तो भाइयों, जितने भी हमारे दर्शक जो आप शो देख रहे हैं, जरा एक बार मुझे ट्वीट करके बताएं आप किस इंडस्ट्री में कितने % की हाइक चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मीडिया इंडस्ट्री में है काम कर रहे हैं, तो मीडिया इंडस्ट्री में खाली इंडस्ट्री का नाम लिखें और हाइक बताएं कि आपको आपके हिसाब से इस साल कितनी हाइक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कोई FMCG कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई आप पेपर कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई टेक्सटाइल में, जहाँ भी है, आपके हिसाब से उस इंडस्ट्री की हाइक कितनी होनी चाहिए, या आपकी क्या ख्वाहिश है? लिख के भेजो, 1000% मत लिख देना। और मीडिया के लिए अच्छा वाला लिखना। हाँ मौका अच्छा देखो। तो मौका लगे तो ऐसा नहीं कि मतलब जितनी चाहे उतनी मांग ले, तो कितनी रीजनेबल होनी चाहिए, और फिर भी कुछ अनरीजनेबल भी लगे दिल में आ रहा तो लिख देना। लिखने में क्या है। ओके, तो ये है अप्रेजल्स का समय आ रहा है और एक्शन में है। आइए एक स्पेस पर रखनी थी नजर, क्योंकि बढ़िया रनअप है, हमारी भी काफ़ी सारे रिकमेंडेड स्टॉक्स के सारे टारगेट्स भी हिट हुए, उसके ऊपर भी गए, पर क्या अब थोड़ा कॉशन का समय आ रहा है जहां तक सीमेंट का सवाल है। एक बार समझते हैं इसके बारे में। अरमान हमारे साथ है तैयार। अरमान बताइए, क्यों रखनी है सीमेंट पर नजर? अब देखिए, क्रिसल की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिखी है इसमें। रिपोर्ट में वो क्रिसल में रिपोर्ट ये बोल रही है कि जो हालांकि डिमांड तो बढ़ी है, पर डिमांड बढ़ी हुई डिमांड के साथ साथ भी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप FY23 का अगर सीमेंट स्पेस का अगर टोटल प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, वहां पर आपको 15% की गिरावट आती हुई दिखेगी। प्रॉफिटेबिलिटी सीमेंट स्पेस में हम उस हिसाब से देखते हैं कि प्रति टन जो है वो कितना कमा रहे हैं। तो अगर जो अभी FY22 का अगर देखेंगे तो 1100 के आसपास प्रति टन कमाया था, और वो घट के FY23 में 900 से 925 प्रति टन का हो सकता है। अब उसके पीछे रीजन क्या बताए हैं? एक तो उन्होंने बोला है कि जो बढ़ती हुई डिमांड के साथ साथ जो उन्होंने प्राइस हाइक लिए हैं, और ये पूरे FY23 की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है, जो फ्रेट कॉस्ट है, वो जिस स्तर से बढ़ेगी उस हिसाब से फिर भी अगर आप ऑपरेटिंग लेवल पर अगर आप मार्जिन देखेंगे, वहां पर थोड़ी गिरावट आती हुई दिखेगी। इस कारण जो है आपको प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क दिखेगा।
वो ये मान रहे हैं कि FY23 में कुल अगर आप पावर एंड फ्यूल कॉस्ट देखेंगे तो 300 रुपए प्रति टन अभी भी FY23 में कुल बढ़ने का अनुमान है। वहीं अगर आप फ्रेट कॉस्ट की बात करेंगे तो फ्रेट कॉस्ट भी 10 से 15 रुपए प्रति टन बढ़ने का अनुमान है। अब ये दोनों अगर कॉस्ट, अगर आप ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि लगभग 60% जो इनकी टोटल कॉस्ट है वो पावर, फ्यूल और फ्रेट कॉस्ट है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये चीज भी बोली कि Q1 में जो डिमांड बढ़ी है उससे वॉल्यूम लेवल पर तो फायदा मिल रहा है, इसीलिए आपको कामकाजी मुनाफा का एब्सोल्यूट नंबर जो मिलेगा, एब्सोल्यूट नंबर पर तो बढ़ोतरी दिखेगी, पर हो सकता है कि मार्जिन्स में आपको प्रेशर आता हुआ दिखे। और कुल अगर वो डिमांड का जो आउटलुक दे रहे हैं कि FY23 में जो अगर आप कुल ग्रोथ देखेंगे वो 8 से 10% की देखेंगे, पर क्योंकि इनपुट कॉस्ट में थोड़ी और बढ़ोतरी का अनुमान है और इतनी प्राइस पूरी सस्टेन नहीं होने के चलते हो सकता है कि मार्जिन्स में आपको कटौती आते हुए दिखे और उसी के चलते मुनाफे में भी आपको 15% की कटौती आती हुई दिखेगी। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंट सेक्टर के पूरे के पूरे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का हालचाल। मुनाफा घटने का अनुमान, डिमांड बढ़ने के बावजूद, क्योंकि अभी भी कॉस्ट प्रेशर खत्म होते नहीं दिख रहे हैं। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं सर, बात करते करते ओहो तेज गिरा, 200 सवा 200 पॉइंट अभी 5 मिनट में गिरा है सर, और उसकी वजह से निफ्टी पर भी हमने इम्पैक्ट देखा, निफ्टी भी नेगेटिव आ गया और बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट अभी पिछले 5 मिनट में बात करते हैं। तो थोड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आती दिखी। निफ्टी भी फ्लैट हो गया, 17,100 के आसपास था, वहां से नीचे आते हुए दिखाए। 2:30 बजे का वक्त है, वक्त तो स्ट्रेटेजी का भी है, लेकिन उससे पहले सेठी साहब है फोन लाइन पर तैयार। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जी सेठी साहब बताएं सर, क्या है आज इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 कैश मार्केट के स्टॉक है जिनमें खरीदारी करने की सलाह है। कैश मार्केट के दोनों स्टॉक बताएं सर। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, स्टॉक का नाम है एनसीसी, जो अभी 69 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहले टारगेट बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म टारगेट है 77, स्टॉप लॉस रखता है 66 का। एक भारत की लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईपीसी वाली कंपनी है, सॉलिड फंडामेंटल, बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट और एक जबरदस्त 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और रेगुलर इंटरवल पे इनको अच्छे नए ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। फिर जिस तरह से रोड, इनके पास कई सारे रोड टोल वाले प्रोजेक्ट्स हैं और फास्टैग कंपल्सन होने के बाद उनको बहुत ही अच्छा फायदा हुआ, जो देखने को भी मिला है। जून क्वार्टर में पैट आया 134 करोड़ का, जो कि पिछले साल 53 करोड़ का पैट था। फिर जिस तरह से सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पे, रोड पे, मुझे लगता है ये स्टॉक आगे भी बहुत अच्छा करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। मतलब अगर आप कंपेयर करें बाकी इसके पीयर्स से, जैसे KNR कंस्ट्रक्शन, PNC इंफ्रा, उनके कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता है। 8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, 3% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। फिर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी और उनकी फैमिली भी अराउंड 12-13% स्टेक ओन करती है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। बाकी FII DII का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है इसमें, और इसमें मेरा टारगेट 77, स्टॉप लॉस 66। तो ये है आपके लिए एनसीसी लिमिटेड में खरीदारी करने की राय आपके लिए पहले स्टॉक के तौर पर। दूसरा शेयर सर? दूसरा स्टॉक अनिल जी टेक्सटाइल स्टॉक है, जबरदस्त कंपनी है। स्टॉक का नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट, जो अभी 350-51 के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत की लीडिंग अपैरल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। एक जबरदस्त 30 मिलियन पीसेस की इनकी कैपेसिटी है और 80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। इंप्रेसिव क्लाइंट लिस्ट है, जैसे गैप है, H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर, बनाना रिपब्लिक, वॉलमार्ट, इन सबको कैटर करती है। यूएस से 65% सेल्स आते हैं। मुझे लगता है सरकार का जिस तरह का फोकस है टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उसका एक जबरदस्त फायदा इसको होना चाहिए। रुपए की हल्की गिरावट का भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। और कंपनी ने कुछ क्वार्टर पहले QIP किया था, उसके बाद इन्होंने अपने डेट को रीपेमेंट कर दिया है। फिर जो PLI स्कीम है टेक्सटाइल्स के लिए, China Plus One की स्ट्रेटेजी, मुझे लगता है ये कंपनी, ये स्टॉक भी अभी जो गिरावट है एक अच्छे लेवल पे अवेलेबल है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 370 का, स्टॉप लॉस 345। ओके, तो गोकुलदास एक्सपोर्ट है दूसरा स्टॉक, और टेक्सटाइल शेयरों पर हम लगातार बुलिश हैं। और एक के बाद एक रिकमेंडेशन भी आ रही है। आज ही सुबह SP अपैरल्स भी रिकमेंड किया था अविनाश जी ने, और मेरे ख्याल से जैन साहब का भी टेक्सटाइल नहीं, जैन साहब का आज पेंट स्टॉक था एक्सोनोबल, कल SP अपैरल्स उनका भी था। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय। 345 का स्टॉप लॉस और 370 के टारगेट के लिए। धन्यवाद सेठी साहब। चलिए तो बढ़ते आगे, क्योंकि बात करते करते 17,000 के नीचे आ गया निफ्टी, अहम लेवल के नीचे है। बैंक निफ्टी में अब 300 पॉइंट की आपको गिरावट देख रहे हैं। मार्केट स्ट्रैटेजी लेते हैं अनिल जी की तरफ से।
जैसा मैं कह रहा था सर, पिछले 5-10 मिनट में बैंक्स में भारी एक्शन हुआ है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है, निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में है, डाउ फ्यूचर्स अभी भी 250 अंक ऊपर है, वहां पे कोई परेशानी नहीं है। आज नैस्डैक फ्यूचर्स देखिए अनिल जी, 1.5% ऊपर ऑलमोस्ट आपको नैस्डैक, अब 1.25% ऊपर है, थोड़ा वहां से भी नीचे से आए, बट बड़ा एक्शन दिख रहा है। एक बात है सर, रुपए पर रखनी है नजर, क्योंकि एक पॉइंट आज दिन में 28 पैसे ऊपर दिख रहा था हमें रुपया भी अपनी सारी गेंस गिव अप कर चुका है सर, वापस फ्लैट हो गया रुपया। तो जो आज सुबह मजबूती दिख रही थी, डॉलर इंडेक्स ऊपर नहीं गया, खैर अलग करेंसीज का कंपैरिजन है वो, बट अगर आप देखें डॉलर इंडेक्स ऊपर नहीं गया है, बट हमारा रुपया नीचे आ गया है, तो इस पर भी आपको रखनी है नजर। और अदरवाइज यूरोप के बाजार ठीक ठाक हैं, 1/4% ऊपर, कच्चा तेल थोड़ा 1-1.5% ऊपर है, बट वो परेशानी की बात नहीं है। हमारे बाजार अभी अभी रिएक्ट कर रहे हैं, क्या करना है सर? आपने कहा ना जैसा कि मैं कह रहा था, वैसे मैं भी कहूँगा जैसा कि मैं कह रहा था कि ये मतलब वो मजबूती वाली खरीदारी नहीं है, मजबूरी वाली खरीदारी, मजबूरी वाली है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल लेना पड़ेगा, बेच नहीं सकते, थोड़ा शॉर्ट काटना पड़ेगा, 17,000 के आसपास है, डाउ नैस्डैक थोड़ा ऊपर है फ्यूचर पे, थोड़ा ले लेते हैं हल्का फुल्का, वो वैसी है, इसलिए कॉन्फिडेंस की कमी है ना, नहीं तो आज की स्क्रीन में कॉन्फिडेंस कम है। मतलब दोनों ही तरह के लोग अपना एक्शन पूरा दिखा रहे हैं, जिनको बेचना है उनको लगता है ग्रीन में मिला है, कल तो मैं इसी लेवल पे बेच के गया था, आज फिर से मुझे बेचना तो मैं बेच ही देता हूँ। और कल और आज में एफआईएस के लिए तो कुछ नहीं बदला, लेवल्स वही है, रुपए का लेवल वही है, तो उनके लिए तो करेंसी और मार्केट दोनों सेम है। तो 5,100 करोड़ का कल बेचा तो थोड़ा आज और बेच दे तो हर्ज किया है, करेक्ट, उन्हें वही लेवल मिल रहे हैं। हमारे ट्रेडर्स के लिए आज से देखें तो उनके लिए ये है कि भाई चलो ठीक है, डाउ फ्यूचर्स इतना है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट काट लें, कर लें थोड़ा, या जिनको खरीदारी का मन है टुकड़ों टुकड़ों में लेना चाहते हैं, जो मार्केट का मूड ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि अब मूड ठीक करने का तो एकदम तो ठीक कब होगा भगवान जाने, लेकिन अगर 300 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर दिखता है तो थोड़ा ले लेने में हर्ज नहीं है, उस हिसाब से हल्की फुल्की खरीदारी होती है। दोनों ही तरफ से कॉन्फिडेंस की कमी है, वैसा ट्रेड होता दिख रहा है। जहाँ तक डेटा का सवाल है दीप, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो ध्यान में रखनी चाहिए, हम मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हैं और परसों गुरुवार को होगी आपके लिए मंथली एक्सपायरी। उससे पहले एक अच्छी चीज़ जो है जो बाजार की गिरावट को लिमिटेड करेगी वो है ओवरसोल्ड मार्केट। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आज की रिकवरी के बावजूद 0.72 निफ्टी पर है, 0.56 बैंक निफ्टी पर, दोनों ही ओवरसोल्ड के आसपास है। तो हो सकता है कि आपको सुबह की तरह, दोपहर की तरह, अभी 2 बजे की तरह ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे, लेकिन निचले स्तरों से आज आपको खरीदारी का सपोर्ट भी आते हुए दिखेगा, बशर्ते कि डाउ फ्यूचर्स आपको 150-200 पॉइंट ऊपर दिखे। 300 के 225 रह गए तो कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता, एकदम ही लाल में चले जाएँ, रशिया यूक्रेन का कोई खबर आ जाए, कुछ उससे डर लग जाए, वो हो जाए, वो तो खबर का तो पता नहीं, बिना खबर के हटाकर आप देखें तो फिर आपके लिए इस बात की पूरी संभावना है कि आपकी क्लोजिंग 17,000 के नीचे नहीं होगी, 17,000 के नीचे नहीं होनी चाहिए। डेटा ये बता रहे 17,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 81 लाख शेयरों का, 20 लाख शेयर आज ही जुड़े और डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में। तो फिर 5 दिन गिरने के बाद अमेरिका में एक रिकवरी वाला सेशन बन सकता है, इस उम्मीद में, बने ना बने वो कल दिख पता चलेगा, लेकिन इस उम्मीद में 17,000 को आप क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करेंगे, डेटा और फ्यूचर्स का कॉम्बिनेशन समझ के। 17,100 के ऊपर भी बंद होने में मुश्किल आएगी, 70 लाख शेयर वहां पर हैं, तो ज्यादा संभावना है 17,100 की रेंज में ही टाइम पास कर ले। अगर किसी एक तरफ निकले 3 बजे के पहले और टिक जाए 3 बजे तक, तो 17,000 के नीचे गए तो 16,925, 16,950 तक फिसलेंगे, और 17,100 के पार निकले तो 17,175, 17,200 तक जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ज्यादा संभावना है कि आप इस 100 पॉइंट की रेंज में ही टाइम पास कर लें। बैंक निफ्टी अभी भी कहीं कोई ताकत के संकेत आ नहीं रहे। आखिरी उम्मीद बैंक निफ्टी की जो हो सकती है दिन के ट्रेडर्स के लिए वो है 38,200, यहाँ से करीबन 250 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे। 38,200 के नीचे अगर आज आप बंद होते हैं तो आप बेहद खराब है बैंक निफ्टी पर, और नहीं तो जितने हैं उतने ही हैं। और अगर आप बाकी तो ऊपर में तो बहुत दूर का लेवल है 39,000 का, जो तो आना है नहीं। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी को संभलने में अभी कल का ट्रेडिंग सेशन और लगेगा, आज संभलने के संकेत कम है। नीचे 38,500 आखिरी सपोर्ट था, इसके नीचे आप ऑलरेडी ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं। 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 3 बजे तक आपको 38,500 के ऊपर ट्रेड करना जरूरी है। अगर उसके नीचे रहे तो बैंक निफ्टी की खराब क्लोजिंग होगी, और ज़्यादा संभावना है कि आप निकल जाएं, 38,500 को होल्ड करें। 26 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ऊपर में आप 39,000, 38,500 इस 500 पॉइंट की रेंज में ट्रेड होते हुए देखेंगे। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ना बैंक निफ्टी 38,500 के नीचे बंद होना चाहिए, न निफ्टी 17,000 के नीचे। लेकिन ये बहुत एग्रेसिव कॉल मैं दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही ऐसे लेवल पर हैं जो नीचे जाने के लिए ज़्यादा
मतलब गुंजाइश नहीं है, आराम से जा सकते हैं, आराम से जा सकते क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी 100 पॉइंट नीचे है, फिर भी डेटा के हिसाब से लग रहा है कि 38,500 होल्ड करेंगे, और निफ्टी तो 17,000 के नजदीक ही है, अभी ऊपर आया है। सो बड़ा मेक और ब्रेक वाले लेवल पे 3 बजे तक वेट करें, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ी रिकवरी बन सकती है, थोड़ी रिकवरी बन सकती है यहाँ से। चलिए ठीक है, बट वैसे ज्यादा एक्शन नहीं आएगा, थोड़ा टाइम पास या कंसोलिडेशन के मूड में है। एक खबर आ रही है अनिल जी, आई डोंट नो क्या रुपए ने इसकी वजह से रिएक्ट किया या फिर कुछ और फैक्टर्स है, बट रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, सोर्सेज रॉयटर को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो अगले साल जेपी मॉर्गन इंडेक्स में, MSCI में इंडिया बॉन्ड की इंक्लूजन होने वाला था, उसमें देरी संभव है। डिटेल्स बता रही हैं, रॉयटर्स की एक्सक्लूसिव खबर है, और वहाँ पर भी उनके पास, उनको सूत्रों से ये खबर मिली है, तो इसका कॉन्फर्मेशन नहीं है, बट क्योंकि कुछ बॉन्ड्स के कन्वर्जन को लेकर इंडिया के रूल्स हैं, या मार्केट को लेकर कुछ ओपन एक्सेस और चाहिए, तो शायद उसकी वजह से ये देरी हो सकती है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। और शायद ये भी इंडिकेट कर सकता है कि क्यों बैंक्स में स्पेशली एक बड़ी गिरावट अभी दिखी, और रुपए मार्केट ने भी रिएक्ट किया। 100% इसी खबर से हुआ है दीप, और ये भारत के बॉन्ड्स इंटरनेशनल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो, इसके प्रयास सरकार की तरफ से काफ़ी समय से। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। इसके 2 फायदे होते हैं। जब बॉन्ड इंडेक्स में आप शामिल होते हैं तो जिस तरह से इक्विटी इंडेक्स होते हैं, और इक्विटी इंडेक्स को फॉलो करने वाले दुनिया भर में जो फंड होते हैं, उन्हें वो शेयर खरीदने होते हैं। जो जैसे निफ्टी का फंड कोई निफ्टी को फॉलो कर रहा है या सेंसेक्स को फॉलो कर रहा है, तो उसमें सेंसेक्स के 30 जो शेयर है वो आपको खरीदने होते हैं, निफ्टी के 50 के 50 शेयर खरीदने होते हैं। और इसको हम अभी आपको थोड़ी देर में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च के जरिए और समझाएंगे। लेकिन सिंपल सी बात है, कोई विदेशी निवेशक आकर इंडिया में सिर्फ बाजार में पैसा लगाना चाहता है, वो स्टॉक्स पे रिसर्च नहीं करना चाहता। उसे लगता है इंडिया स्टोरी बड़ी स्ट्रांग है और मैं इंडिया का इंडेक्स खरीदूंगा, तो निफ्टी या सेंसेक्स का इंडेक्स खरीद कर या इंडेक्स के प्रोपोर्शन में वो शेयर खरीद के बैठ जाएगा। राइट। तो उसका जितना इंडेक्स बढ़े घटे उस हिसाब से रिटर्न आएगा। ठीक उसी तरह से बॉन्ड्स के भी इंडेक्स होते हैं। बॉन्ड्स के इंडेक्स कंट्री वाइज होते हैं। अगर बॉन्ड्स के इंडेक्स में दुनिया भर का जो बॉन्ड्स का इंडेक्स है, जेपी मॉर्गन का या मॉर्गन स्टैनली का है, ब्लूमबर्ग का है, उस बॉन्ड के इंडेक्स में अगर हिंदुस्तान के बॉन्ड शामिल हो जाए, तो जो इन बॉन्ड्स इंडेक्स को फॉलो करने वाले विदेशी निवेशक हैं दुनिया भर में, जो डेट फंड्स हैं, वो भारत के बॉन्ड भी उस प्रोपोर्शन में खरीदेंगे। और जब वो भारत के बॉन्ड खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है भारत के बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो हमारे बॉन्ड पर हमें कम ब्याज देना पड़ेगा। राइट। इसलिए बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने की जरूरत है। और भारत सरकार का प्रयास काफ़ी समय से, हम चाहते हैं कि मॉर्गन स्टैनली का बॉन्ड इंडेक्स है उसमें आए, जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में आए, और ब्लूमबर्ग का बॉन्ड इंडेक्स है उसमें आए। और उसके लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, फील्डिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पर दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अब तक भारत आया नहीं और अब भी आने में देरी क्यों हो रही है, ये बिल्कुल ठीक वैसी ही मानसिकता है दीप, जैसी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स की है। हम ही सर्वश्रेष्ठ है, भले कितनी बार आकर पछाड़ के हम जाते हैं उनको, उनके घर में जाके भी उनको हरा कर आते हैं, हर जगह हराते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी वो जो पुरानी गलतफहमियां बनी है, भाइयों अब हिंदुस्तान विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने आज तक 75 सालों के इतिहास में एक भी बार, डिफॉल्ट तो दूर की बात है, एक भी बार डिले नहीं किया, चाहे वो इंटरेस्ट का पेमेंट हो चाहे प्रिंसिपल का पेमेंट हो। आपके यूरोप के जो शहर जाके देख लो, छोटे छोटे शहरों जैसे जो जिनको आप देश कहते हैं, मुश्किल से हमारे कांदीवली बोरीवली जितने बड़े हैं, कई बार डिफॉल्ट कर चुके हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन ये है ना कि बड़ा कैसे मान ले, ये आदमी पीछे से आके आगे कैसे निकल गया, ये जो मानसिकता है ना, अब ये बदलनी पड़ेगी। मतलब झक मार के इनको बॉन्ड इंडेक्स में लेना ही पड़ेगा। आप 5वीं अर्थव्यवस्था होने के बावजूद नहीं लोगे, हम चौथी बनेंगे, चौथी के बाद तीसरी बनेंगे, कब तक इग्नोर करेंगे? एग्जैक्टली। आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए डिले कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, और आज नहीं तो कल, और जितना लेट आएंगे उतने उन्हीं का नुकसान है। क्योंकि आपको एक ऐसी बेहतरीन देश में निवेश का मौका आप देरी से कर रहे हैं, जहां पर सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, सबसे अच्छी ग्रोथ है, ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन है। उस देश के बॉन्ड अगर आप नहीं खरीद कर किसी आलतू फालतू को खरीदना चाहते तो आपकी मर्जी। आएंगे, कहाँ जाएंगे दीप? ये सब आना ही पड़ेगा, सब आएंगे, लाइन लगा कर आएंगे। और इसमें अगर आपको लगता है कि मुझे अपने मुझे मेरी बात में आपको घमंड झलक रहा हो, तो घमंड नहीं, मेरे देश के प्रति प्यार है। एब्सोल्युटली, और देश के प्रति मेरा विश्वास है, हमारी अर्थव्यवस्था में विश्वास है, और आगे के 5, 10, 15, 20, 25 साल जो मैं देख सकता हूँ यहाँ बैठकर, वो मुझे नजर आता है कि ये होना ही होना है। बिल्कुल।
चलिए थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, बट ये होगा। बट फिलहाल शायद इस खबर पर थोड़ा बाजार ने इस समय रिएक्ट आपको करते हुए दिखाया और नेगेटिव टेरिटरी में आ रहे हैं। 17,000 के नीचे निफ्टी आपको दिखेगा। आइए एक कॉल लेते हैं हिमांशु जी की तरफ से। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु, बिकवाली का स्टॉक है बजाज फिनसर्व। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है कल का, अगर मैं चार्ट पैटर्न देखता हूँ। और चार्ट फॉर्मेशन कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करता है कि ये स्टॉक यहाँ से 1600 रुपए तक की गिरावट दिखा सकता है, जिस तरह का एक यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन बना है। तो बजाज फिनसर्व में शॉर्ट ट्रेड लेंगे हम ऑप्शन के जरिए। यहाँ पर 1700 जो कि स्लाइटली इन द मनी पुट है, उसमें खरीदारी करके चलेंगे। लगभग 37 रुपए के आसपास ये ट्रेड करती है। यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 25 रुपए का। पहला टारगेट रहेगा 55 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 70 रुपए का। बजाज फिनसर्व में यहाँ पर बिकवाली करके चलने की सलाह है। ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर 1700 की स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदारी करके चला जा सकता है। तो बजाज फिनसर्व में बेचने की राय यहाँ पर आती हुई हिमांशु जी की तरफ से। काफी लंबे समय बाद हिमांशु जी ने अपनी खामोशी तोड़ी है और आपको बेचने की सलाह दी है। ओके, खामोशी आज सुबह सुबह तोड़ी थी चोपड़ा साहब ने। यस। और वो थी रेणुका शुगर को लेकर। एफआई इन्वेस्टमेंट आइडिया, रेणुका शुगर चोपड़ा साहब का 100 रुपए के टारगेट के लिए 55 रुपए के आसपास सुबह बताया। तब से स्टॉक रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा है। डे हाई पर 57-58 रुपए के आसपास। चोपड़ा साहब, एक बार जरा आपका रिव्यू तो बनता है इस पर। अनिल जी, आपको याद होगा, नमस्कार, पिछले वीक मैंने 49 पे रिकमेंड किया था और मैं पूरे देश के सामने गलती एडमिट करना चाहता हूं। हम लोला पलूजा इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और मेरे मुंह से अदानी विलमार निकल गया था, जबकि ये विलमार का इसमें 63-64% स्टेक है। मगर अपने आप में विलमार भी बहुत बड़ी कंपनी है, फूड जायंट है और एशिया और अफ्रीका में बहुत बड़ा काम करता है। जब भी कंपनी किसी समस्या से निकलती है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जाती है और उसके पास कैश फ्लो इश्यूज खत्म हो जाते हैं, डेट इश्यूज, मोटा मोटी ओवरहैंग खत्म हो जाता है, तो अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो मुझे लगता है रेणुका में काफ़ी दम है। इन्होंने अपनी एथेनॉल की कैपेसिटीज डबल करी हैं, करीब 720 किलोलीटर पर डे से 1400 किलोलीटर पर डे पे ये लोग गए हैं। और इसके चलते हुए मुझे लगता है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की रिक्वायरमेंट, मोदी जी ने अभी भी बोला कि हम लोग 20% अचीव करेंगे 2025 तक, जो पहले 2030 तक होनी थी। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ब्राजील से कुछ गाड़ियां भी मंगवाई गई हैं जो कि फ्लेक्सी फ्यूल की गाड़ियां हैं, वो भारत में टेस्ट हो रही हैं। तो फ्लेक्सी फ्यूल बहुत दूर नहीं है हमारे देश से। और फ्लेक्सी फ्यूल के लिए एक ही चीज़ है कि जो गन्ना, ये जो शुगर कंपनीज होती हैं, इसमें जो गन्ने का जो वेस्ट बचता है उससे एथेनॉल बनता है और एथेनॉल जो है वो ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल और डीजल में। इससे हमारी जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पे वो भी कम हो जाती है। हमारा जो इंपोर्ट बिल है, जो हमें डर लगता है कि डॉलर ऊपर भाग रहा है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा और क्रूड पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी लगभग 20%। तो मेरे अंदाजे से रेणुका शुगर बहुत अच्छा है। एक और कारण है कि थोड़ा सिक्लिकल सेक्टर भी है। फेस्टिव सीजन्स में जनरली शुगर कंपनीज अच्छा करती हैं, तो बाजार अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करेगा तो मेरा ये मानना है कि भारत क्योंकि सबसे बड़ा शुगर कंज्यूमर है और इन 3-4 महीनों में जो शुगर कंजम्पशन होती है वो लगभग 40% होती है पूरे साल की। तो मेरे अंदाजे से सारी अच्छी शुगर कंपनीज परफॉर्म करेंगी। आई थिंक कुणाल जी ने सुबह EID पैरी बोला था, बहुत अच्छा कंपनी है। रेणुका भी मुझे अच्छा लगता है और इसकी बहुत अच्छी संभावना है। यदि कोई 1 साल तक रखे तो इसमें लगभग 90-100 रुपए का भाव देखने को मिलेगा। तो रेणुका में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। हाई कन्विक्शन आइडिया है चोपड़ा साहब की तरफ से, श्री रेणुका, इस पर रखिए नजर। इनफैक्ट शुगर के लिए अच्छा दिन है। अभी थोड़ी देर पहले ऑफ कोर्स चोपड़ा साहब ने भी बात करी थी श्री रेणुका सुबह, और थोड़ी देर पहले सिमी जी भी इसको रेकमेंड करके बैठी हैं। तो नजर रखिए श्री रेणुका अच्छे एक्शन में, और चोपड़ा साहब तो बड़े टारगेट। सिमी जी ने भी 10 की कमाई के तौर पर इस स्टॉक को रिकमेंड किया था। आइए अब करते हैं बसीन साहब से मुलाकात। बचनी साहब स्वागत है। नमस्कार सर। सर, ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे हो रहा है आज। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब अभी ठीक हुआ तो फिर वापस नीचे, ऐसा लगता है खराब तो वापस से ऊपर, बड़ा ऊपर नीचे वाला मामला है आज। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। ये 1-2 दिन की बात है। आपको कह दिया 2 दिन के बाद ये एक्सपायरी भी हो जाएगी और जो अनसर्टेनिटी है खत्म हो जाएगी। इतनी ओवरसोल्ड और इतनी प्रेडिक्टेबल मार्केट्स नहीं देखी। द डॉलर हैज मूव 5% इन अ वीक। दिस इज नेवर हैपेंड इन हिस्ट्री और ये एक्सट्रीम्स बताता है।
और बता दूं, अभी आप ही के चैनल पे आ रहा है जेपी मॉर्गन में डिले इंक्लूडिंग इंडिया इन द इंडेक्स, और उस कारण से बैंक्स नीचे कर दिए। ये सब वेल ऑर्केस्ट्रेड है अनिल जी। अगर ये मौके नहीं छूटोगे तो छोड़ दो शेयर बाजार, यही मौके होते हैं। 42 वाला बैंक निफ्टी 38,500 आ गया। अभी तो लो माल जो आपको चाहिए इंडेक्स में आए ना आए, दीज आर ऑल प्रेरोगेटिव्स ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट फियर। और मुझे कोई दो राय नहीं, दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये लेवल्स आएंगे नहीं। नेक्स्ट वीक से बाजार अक्टूबर का महीना इतना बढ़िया देगा कि आप याद रखेंगे। बाकी टाइम विल ओनली टेल। हम तो आपको सजेशन दे सकते हैं या इन्वेस्टरों को ये कह सकते हैं कि बने रहना, इनकी चौपाट में आप मत फंस जाना। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखें। ये हफ्ते थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, ये हफ्ता शांति से निकालें, थोड़ी वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करें, तो ही पैसे आपके बनेंगे, तो ही आपके अच्छे भाव में होगी एंट्री। बताएं सर, अब अगर कोई अपडेट्स हैं तो वो भी, और साथ ही फ्रेश पिक्स। अनिल जी, कल आपको इंडिगो दिया था, वो देखिए 70 रुपए बिक गया। इंडिगो जाएगा 2100 रुपए में, कोई दो राय नहीं। अल्ट्राटेक वॉज दी अदर पिक, और टाटा पावर आज का हाई मार गया 20.5 रुपए बाद। कल आपको 11-12 रुपए में कहा था। तो देखिए अनिल जी, जब 4% रिटर्न भी मिलता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर को प्रॉफिट बुक करना है। इसका टारगेट 35 रुपए दिया है, लेकिन फिर बाद में ट्रोल होता है क्या 4% अनिल जी इंट्राडे में ट्रेडिंग भी मिले तो आपको ले लेना चाहिए। इसमें मेरी और आपकी कोई सहमति नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपको सुबह कहा था अशोक लीलैंड और कॉनकॉर, मैं फिर दावे से कह रहा हूं अशोक लीलैंड इज हेडेड टू 165, 160 के पास आप प्रॉफिट बुक कीजिए। और कॉनकॉर 780 रुपए जाएगा, 755-60 में आप बुक कीजिए, लेकिन ये जाएंगे हर हालत में। देयर इज नो बेटर प्ले ऑन द लॉजिस्टिक्स देन कॉनकॉर एंड नो बेटर प्ले ऑन द बस एंड सीवीज देन अशोक लीलैंड। अब आज एक ही पिक है अभी के लिए शाम को, एक तो ये दोनों है, एक पिक है और एक ऑप्शन है। आप कहे तो मैं शुरू करूं? बताएं सर, दोनों ऑप्शन और पिक भी। देखिए 38,700 की कॉल लीजिए, परसों की एक्सपायरी 200 का भाव है, 125 का स्टॉप लॉस रखिए, 500 का टारगेट। ये 39 के ऊपर ही बंद होगी, ये याद रखना। 700 पॉइंट की निफ्टी में 2 दिन में आएगी बैंक निफ्टी में चाल। तो 200 वाली कॉल लीजिए, 38,700 वाली, 125 का स्टॉप लॉस, 500 का टारगेट। दूसरा लीजिए भारत फोर्ज, the biggest forging and it's now making its impediments in the defense industry. इसके बिना गाड़ियां नहीं चल सकती। 702-4 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 680, 750 का टारगेट ऑन भारत फोर्ज। तो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदें इसी एक्सपायरी का 38,700 का 200 रुपए में, और भारत फोर्ज ये खरीदें आप 704 रुपए में, 700 रुपए में, 680 का स्टॉप लॉस, 750 का टारगेट। ये है आपके लिए बसिन साहब की तरफ से राय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल सुबह 9:45 पर दर्शन कीजिएगा बसिन साहब के आप फिर से, और दोपहर में 1:30 बजे और 2:45 बजे भी। हर रोज बसिन साहब दिन में 3 बार हमसे करते हैं मुलाकात आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, और अब जिसकी बात आप कर रहे थे, कौन सा, बॉन्ड इंडेक्स की हम बात कर रहे थे, तो उसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अदानी ग्रुप के शेयर, जबरदस्त तेजी हुई है अदानी ग्रुप के शेयरों में, ताबड़तोड़ तेजी हुई है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के पास कितने शेयर हैं अदानी ग्रुप के, अलग अलग कौन से स्टॉक्स के हैं, जरा ये डिटेल्स भी समझ लीजिए। नूपुर हमारे साथ है इस वक्त तैयार बताने के लिए म्यूचुअल फंड्स के पास किस तरह की और कितनी होल्डिंग अदानी ग्रुप के शेयरों की। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, जो मार्केट कैप जितना इंक्रीज हुआ है 20 ट्रिलियन हो चुका है, जो 3 साल पहले सिर्फ 1.5 ट्रिलियन के आसपास था। अगर म्यूचुअल फंड्स का देखें तो 1% से भी कम पूरे अदानी ग्रुप स्टॉक में उनकी हिस्सेदारी है, 0.76% है सिर्फ फिलहाल। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा है वो अदानी पोर्ट जो इंडेक्स का पार्ट है, इसलिए शायद उसमें सबसे ज्यादा है। और अदानी एंटरप्राइजेस जो नेक्स्ट मंथ से इंडेक्स का पार्ट होगा, वहां पे सबसे ज्यादा होल्डिंग है। बाकी की जो अदानी ग्रुप कंपनीज है वहां पे हालांकि 1 या 2 ऐसे हाउसेस है जो जिनका एक्टिव इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में। अगर वो टेबल अगर स्क्रीन पे आती है तो वहां पे हम देखेंगे कितना टोटल होल्डिंग है और कितने नंबर ऑफ एक्टिव फंड्स हैं। तो सबसे ऊपर उसमें अदानी पोर्ट से, उसका बेसिक रीजन ये है क्योंकि ये इंडेक्स का पार्ट है, तो काफी सारे ETF जो इंडेक्स फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, उसका ये अपने आप हिस्सा बन जाता है। इसीलिए इसमें 8,622 करोड़ का टोटल म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। 28 एक्टिव फंड्स फिलहाल इसमें है। अदानी एंटरप्राइजेस करीबन 5,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 22 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ये है। अदानी ट्रांसमिशन सिर्फ 600 करोड़, उसके बाद जितने भी नाम है वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में आते दिखता है। फंड मैनेजर्स का क्या कहना है, उनके बेसिक 2 रीजन है जिसकी वजह से शायद इसमें कम इन्वेस्टमेंट है। पहला,
पास्ट में भी इन स्टॉक्स के वैल्यूएशंस काफ़ी हाई लेवल पे थे और जिस हिसाब से इन स्टॉक्स में रन अप दिखा है 18 से 50% का, अब वैल्यूएशंस काफ़ी ऊपर उन्हें नज़र आते हैं। साथ ही साथ दूसरा उनका मेन रीज़न है कंपनी का जो ग्रुप लेवल पे डेट है वो काफ़ी हाई है, जो लोन है वो करीबन 2.2 ट्रिलियन के आसपास है पिछले साल के एंड पर। इसीलिए ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में फिलहाल थोड़ा कम है। ओके, तो अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेज ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो एक तो निफ्टी का हिस्सा है, दूसरा बनने वाला है। वहाँ पर जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वहाँ पर हिस्सा भरपूर है और जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अलावा है वहाँ पर हिस्सा कम है। थोड़ा सरप्राइजिंग है ना, कंसिडरिंग ये जो परफॉर्मेंस रही है वो फंड्स ने इंटरेस्ट ही नहीं लिखा। जिन फंड ने नहीं लिया उनकी फंड्स की अंडर परफॉर्मेंस भी आई होगी नेचुरली, लेकिन शायद कई सारे फंड में जिसको वैल्यूशंस के हिसाब से भी होगा नेचुरली। फॉरवर्ड अर्निंग पे आप देखेंगे तो आपका अलग व्यू बनेगा, पिछले की अर्निंग पे देखेंगे तो अलग व्यू बनेगा, लेकिन हाँ जो इंडेक्स फंड है वहाँ पर जरूर आपके लिए लगातार होल्डिंग है। लेकिन नॉन इंडेक्स फंड में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगभग नहीं के बराबर है, मुश्किल से 2-2 फंड आपको नजर आएंगे। आइए अदानी एंटरप्राइजेस पर एक बार जरा से राय ली जाए, जो कि और अदानी पोर्ट पर भी जो अदानी एंटरप्राइज अब निफ्टी में शामिल होने की तैयारी में भी। चोपड़ा साहब, क्या है आपका व्यू? अनिल जी, अनडाउटेडली एक ड्रीम रन देखा है हमने अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, और पीछे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हुआ था कि या तो पूरी होल्डिंग अदानी ग्रुप के पास ही है या 3 ऐसे ऑफशोर फंड्स हैं जहां पर जिनके पास होल्डिंग थी। बट अभी भी मेरा ये मानना है कि अगर कोई बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो वो अदानी पोर्ट्स है, जहां पर मुझे अभी भी वैल्यूएशन दिखती है, फॉलोड बाय अदानी पावर। ये 2 अभी भी बिजनेसेस हैं जहां पर मुझे लगता है कि गिरावट में पैसा डाला जा सकता है। अदानी एंटरप्राइजेज ऑफ कोर्स मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है। अदानी पोर्ट्स अगर आपको 800 के रेंज में मिलता है तो बहुत अच्छा बाय है, क्योंकि निश्चित रूप से भारत में जैसे ही व्यापार बढ़ रहा है तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स अदानी के पास हैं। और दूसरा अदानी पावर का जो प्राइस टू अर्निंग है काफ़ी रैशनलाइज हो चुका है। पहले प्राइस टू अर्निंग बहुत हाई था, 100-150 का चला करता था, मगर अब रैशनलाइज्ड है और बैक्ड बाय नंबर्स है। तो जहाँ पर भी नंबर्स बैक होते हैं वो अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म में वो कंपनी खरीदना। तो मुझे लगता है अदानी पोर्ट्स फॉलोड बाय अदानी पावर, और अदानी पावर भी अगर कहीं गिरावट में 300 के लगभग मिलता है तो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल है इसको लेने के लिए। थोड़ा वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हो जाए तब, या फिर थोड़ा प्राइस कंफर्टेबल हो जाए तब खरीदारी की राय बन रही है। थोड़ा करेक्शन पे लेंगे, इन लेवल्स पे नहीं। इस बीच बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है, एक बार इसे भी हाईलाइट करते हैं। कल शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। तो जो एक्सटेंडेड कैबिनेट कहा जाता है उसके साथ बैठक होने वाली है। महंगाई, अर्थव्यवस्था, सरकारी स्कीम्स, इन पर चर्चा होने वाली है। साथ ही खाद्य सुरक्षा, त्योहारी सीजन में जो मांग है वहाँ, अन्य कीमतें कैसी हैं इस समय, वहाँ पर चर्चा होगी। प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की भी रिपोर्ट आने वाली है तो उस पर चर्चा होने वाली है। तो बड़ी बैठक कल करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। गरीब कल्याण अन्न योजना पर भी बातचीत होगी। सभी संबंधित विभाग और मंत्रालय भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी बैठक बुलाई जा रही है, एक तरह से इकोनॉमी का रिव्यू किया जा रहा है, आगे की डायरेक्शन पर चर्चा होगी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली त्योहारी सीजन में मांग कैसी है, इन्फ्लेशन के क्या हालात हैं, ग्रामीण इलाकों में किस तरह की मांग है, वहाँ पर इकोनॉमी के क्या हालात हैं, इस पर भी चर्चा होने वाली। तो एक बड़ी बैठक बुलाई है कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए एक बड़ी बैठक कल होने वाली, जिसमें प्रधानमंत्री इन सारी सिचुएशन का करेंगे रिव्यू, और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। 2 बिगुल तैयार है, पहले कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर, उसके बाद सुमित देंगे अपना सुपरहिट शेयर। बताएं सर। अनिल जी, बैंकिंग वीक है, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक गिर रहा है और अब सिटी यूनियन बैंक एक नेकलाइन को तोड़ रहा है। तो सिटी यूनियन बैंक पर बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए कमजोरी यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रही है, वीकली चार्ट पर कमजोरी दिख रही है और इंट्राडे शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर भी फ्रेश ब्रेकडाउन होता हुआ सिटी यूनियन बैंक के चार्ट पर नजर आ रहा है। तो हमारी बिकवाली की राय है यहाँ पर 173 रुपये 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट करें। पहला टारगेट 166 रुपये का 166 का, इवेंचुअल टारगेट 164 रुपये का, तो 166 164 के टारगेट के लिए CUB यानी कि सिटी यूनियन बैंक में बिकवाली की राय। यूबी सिटी यूनियन बैंक, इस पर करके चलें आप बिकवाली। ये काउंटर रेडार पर आ रहा है 166 और 164 के टारगेट के लिए। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। दिवांशु भाई का स्टॉक है 223 रुपया 25 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है टाटा कॉफी। टाटा कॉफी के अंदर एक गिरावट के बाद एक पुलबैक बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। कल भी लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी था और आज का कैंडल कल के हाई के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है और सस्टेन कर रहा है। अब यहां से इसके अंदर एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 230 रुपए का पहला टारगेट, 235 रुपए का दूसरा टारगेट। टाटा कॉफी में यहाँ पे CNB पे खरीदारी करें। 218 रुपया 219 रुपए स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 218 का स्टॉप लॉस लगाना है। और टाटा कॉफी में जो ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 230 रुपए से लेके 235 रुपए तक के लेवल 1-2 दिनों में टाटा कॉफी में देखने को मिलने चाहिए। कॉफी खरीदारी करने के आज सुमित जी की तरफ से आती हुई। आइए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, ये है स्टॉक फोकस में, क्यों है और क्या है वजह, बताने के लिए कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स आज कुछ खबरें आई थी इसके लिए? बिल्कुल सर, खबर आई थी और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर यही थी कि जो लॉजिस्टिक कंपनी रिवीगो है, एक स्टार्टअप कंपनी थी जो 2019 में आई थिंक यूनिकॉर्न बनी थी और यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे चलकर इन्होंने स्लम सेल बेसिस पर अधिग्रहण इस कंपनी का कर लिया है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने 225 करोड़ में इस कंपनी का अधिग्रहण किया है, जिसमें जो इनका B2B एक्सप्रेस कारोबार है ये इन्होंने एक्वायर किया है। अब इससे आगे चलकर इनको क्या फायदा हो सकता है? एक तो वेयर हाउसिंग स्पेस जो है इनकी 15 लाख स्क्वायर फुट की, उसकी जमीन ये यूज कर पाएंगे और साथ ही इनके 250 से ज्यादा प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं जिस पर कंपनी फोकस करती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट नेटवर्क टीम और जितने भी कस्टमर सर्विसेज हैं उसमें भी आगे चलकर ये कोऑर्डिनेशन करेंगे। बट मोर इंपॉर्टेंटली इस एक्विजिशन पर कंपनी का जो कॉन कॉल हुआ था वहां पर इन्होंने फोकस करके कहा है कि आगे आने वाले नियर टर्म फ्यूचर में ही ये प्री कोविड लेवल के मार्जिन पर पहुंच जाएंगे। साथ ही FY26 तक ये अनुमान लगा रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो आता हुआ दिख सकता है। अब डेफिनेटली अगर आप FY21-22 के रेवेन्यूज देखेंगे तो 4,500 करोड़ के हैं, तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट क्वांटम जंप अगले 4 सालों में या अधिग्रहण के बाद भी होता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट पूरे सेगमेंट में कंपनी की जो यूटिलाइजेशन है उसमें सुधार हो सकता है और इन्होंने ये जो मेरू कैप्स का अधिग्रहण किया था पहले, ये इन्होंने अपडेट दिया है कि इस साल में ही मेरू मुनाफे में आती हुई नजर आएगी। तो ये एक बड़ा इनके पास चला गया, इनके पास। अच्छा, वो वैसे पहले भी महिंद्रा के साथ ही जॉइंट वेंचर था। हाँ, तो अब इन्होंने 100% या वो महिंद्रा की गाड़ियां ये दिया करते, रेनो के साथ टाइप था ना महिंद्रा और रेनो। महिंद्रा रेनो की जो दूसरी गाड़ी थी उसके तो सारी मुझे मेरू सब रेनो दिखती थी। वेरिटो, महिंद्रा वेरिटो। ओके, सो वो मेरू कैब महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में चली गई सर लास्ट ईयर और 100% एक्विजिशन इन्होंने कर लिया था। और एंटरप्राइज मोबिलिटी पर एक्चुअली इनका फोकस था। ओके, तो अब ये डेवलपमेंट ये है कि इन्होंने एक और कंपनी में स्टेक खरीदी है जिसके चलते कारोबार बढ़ाएगी, आगे बढ़ सकता है। लॉजिस्टिक कंपनी तो सुर्खी में है, वैल्यूएशन पे लिया 371 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू है, 225 करोड़ में खरीद लिया, स्लम सेल पे मिल गई उन्हें बस। हाँ, वाह, वन टाइम रेवेन्यू भी। इनफैक्ट सर प्री कोविड में FY20 में 528 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। तो डेट वेट आया होगा अंदर, देखो जरा जाकर कुछ निकालते कागज वागज ऐसे देखो, अंदर निकलेगा कुछ कर्ज वर्ज होगा ऐसा, ऊपर से अच्छा दिख रहा है। इतना सस्ता तो कोई बेचेगा नहीं वैसे, स्लम सेल पर है, बट स्लम सेल है तो। आइए जरा एक बार चोपड़ा साहब से राय ली जाए। चोपड़ा साहब, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है आपके रडार पर? बिल्कुल, बहुत सालों से इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं और काफ़ी डैमेज हुआ था। इसका भाव 800 कुछ रुपए पे ट्रेड करता था और वहाँ से हमने देखा कि 1 साल के अंदर ही लगभग आधा हो गया। मगर पेरेंटेज अच्छी है कंपनी का, जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है, व्यू अच्छा है और इंटीग्रेट करना बिजनेस को हमेशा अच्छा होता है। आई एम श्योर कि जब इतना बड़ा ऑटो कारोबार चला रहा है महिंद्रा, तो उनको अपना ही इन हाउस लॉजिस्टिक्स ही बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ता होगा आउटसाइड कंपनीज को, तो इसीलिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स बनाई गई थी। मगर रिवीगो जैसी ये न्यू एज कंपनीज है, इनका फायदा ये है ये काफ़ी सॉफ्टवेयर ड्रिवन है और मैं इसके बारे में कुछ समय पहले पढ़ रहा था।
तो ये लोग पार्ट ट्रक लोड भी ले लेते हैं। तो इनके पास मान लीजिए कि किसी को कुछ छोटा सामान भेजना है जो 1/4 ट्रक में आएगा, तो वो 1/4 बुकिंग भी ले लेते हैं, आधे ट्रक के भी ले लेते हैं। जनरली ट्रांसपोर्टर्स ऐसा नहीं करते। तो जो मॉम एंड पॉप शॉप्स होती हैं वो कहते हैं नहीं जी पूरा ट्रक ही लेना पड़ेगा। तो इनके पास एक टेक्नोलॉजिकली बैक्ड एक सिस्टम है रिविगो के पास, और प्राइमरली ये लोग जो इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स है उस पर फोकस करते हैं। तो एक अच्छा एक्विजिशन है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी अगर इनके पास इतनी अच्छी है, हालांकि मैंने कोई पर्सनली यूज़ नहीं किया रिविगो को, बट आजकल काफ़ी एप्स हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। पोर्टर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छोटे ट्रक्स को या छोटे सामान को इधर से उधर माल ढुलाई का काम करता है। तो अच्छी चीज़ें मुझे लग रहा है इंटीग्रेट हो रहा है और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाएगा। और महिंद्रा नो डाउट एज अ ग्रुप, इस पूरे के पूरे ग्रुप ने बहुत अच्छा किया है। जो 2-3 मॉडल्स लॉन्च किए हैं, XUV 700 है या जो नया स्कॉर्पियो का मॉडल आ रहा है, वो पहले 1 घंटे में ही हमने देखा 18,000 करोड़ की बुकिंग आ गई। तो ये अपने आप में कीर्तिमान है। और निश्चित रूप से मैं आनंद महिंद्रा साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड ग्रुप है और लॉजिस्टिक्स में भी इनके पास अब टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाएंगे और मुझे लग रहा है ये कम्पीट कर पाएंगे जो दूसरी कंपनी है उनके साथ। तो अच्छा कदम है ये एक्विजिशन। और अगर ये वाकई एक सस्ता एक्विजिशन है, मेरे को आई हैव टू रीड इनटू द एग्जैक्ट डील, मैंने पूरा डील नहीं पढ़ा है, बट अगर ये सस्ता एक्विजिशन है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये लॉन्ग टर्म अच्छा रहेगा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के लिए। और अगर स्टॉक जिस तरीके से कंसोलिडेशन मोड में है पिछले 6 महीने से, तो अच्छी संभावना है कि आपको ये 700-750 तक जाता देखे जैसे ही बाजार सुधरेगा। आपके लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर राय, ऊपर से गिरा है स्टॉक बट अब थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है और खबरों के दम पर भी आज एक्शन में आपको दिखा है। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं और लेते हैं एक हिटमैन। हिमांशु, बताएं सर। दीपांशु, एक और ब्रेकडाउन आया है रडार पर और बिकवाली करके चलना है MCX के फ्यूचर्स में, जो कि लगभग 1204-1205 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे 1215 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। डाउन साइड में पहला टारगेट रहेगा 1175 रुपए का और उसके बाद 1160 रुपए तक की भी यहाँ पर गुंजाइश है। MCX के फ्यूचर में बिकवाली करके चलने की सलाह है। दीपांशु देखिए, पहले तो चार्ट पैटर्न काफी वीक है, एक बियरिश वेज में से ब्रेकडाउन स्टॉक में आता हुआ नजर आया है। दूसरा, एक्सचेंज के स्टॉक्स में हमने देखा है कि वीकनेस देखने को मिली ही है, IEX में भी काफी गिरावट है। और तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दीपांशु, यहाँ पर MCX एक सबसे बड़ा प्लेयर है कमोडिटीज में, स्पेशली गोल्ड के वॉल्यूम्स में। और आज जिस तरह की ये न्यूज BSE के लिए आई है, ये MCX के लिए काफी बड़ा नेगेटिव है और मुझे लगता है कि ये काफी हद तक डिट्रीमेंटल हो सकता है MCX के वॉल्यूम्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पर भी काफी बड़ी डिलीवरी स्पेशली फ्यूचर्स के थ्रू ली जाती थी। तो मुझे लगता है उसके चलते भी यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक में आते हुए नजर आ सकता है। तो MCX में बिग वाली करके चलने की सलाह है और यहाँ पर 1175-1160 तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। ये है आपके लिए MCX पर सेल कॉल आती हुई दिख रही है, जो BSE की न्यूज अभी थोड़ी देर पहले आशीष हाईलाइट भी कर रहे थे। एक सेंटिमेंट नेगेटिव तो है ही MCX के लिए। पर आइए, बाजार में जो एक्शन बना हुआ है इस पूरे नवरात्रि के सीजन में, हम कुछ आपके लिए स्पेशल नवरात्रि प्रोग्रामिंग लेकर आ रहे हैं और इसी स्पेशल नवरात्रि प्रोग्रामिंग के बीच अनिल जी आपको रोज एक बढ़िया मार्केट मंत्र बता रहे हैं, उनका एक इन्वेस्टमेंट मंत्र जो आपको मार्केट की बेहद अच्छी सीख दे सकता है। अनिल सर बताइए, आज क्या सीख लेकर आए? आज का एक्चुअली रंग लाल है जी, है ना। तो मेरे पास लाल रंग की शर्ट तो थी नहीं थी, मैंने लाल टाई पहन ली और मुझे लगता है शायद काफी हद तक कुणाल जी भी इसी से इंस्पायर हुए होंगे। तो आज और भी लोग शायद हमारे मार्केट में भी लाल लाल रंग बड़ा छाया हुआ है और इसी से जुड़ा हुआ एक आज का मंत्र लिख दिया है कि भाई ऐसा है कि वो कहते हैं कि उधार की अक्ल, कहते हैं ना, उधार की अक्ल काम नहीं आती, वैसे उधार के पैसे भी काम नहीं आते। राइट। तो अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो अपने पैसे से करना चाहिए, लीवरेज पोजीशन नहीं होनी चाहिए, उधार लेकर नहीं करना चाहिए। जैसे कि वायदा कारोबार में ट्रेड करने को लोग इन्वेस्टमेंट समझते हैं, वो ट्रेडिंग है, वो एक बिजनेस है, वो स्किल अलग है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फ़र्क है। और अगर आप बार बार लीवरेज पोजीशन लेकर आप ट्रेड करते हैं और उसे इन्वेस्टमेंट समझते हैं, तो ये उसी तरह से कि जैसे आप समझते हो कि भाई मैं सिग्नल क्रॉस कर रहा हूँ, रेड सिग्नल है, फिर भी कूद रहा हूँ, तो कभी कभी पेनल्टी लगेगी, वो बड़ी ज़बरदस्त वाली लगेगी। 1-2 बार 4 बार आप बच जाते हैं इधर उधर देख के, फिर किसी दिन जिस दिन एक्सीडेंट होता है ना, हाथ पैर टूटते हैं और प्रभु को प्यारे हो गए तो फिर और भी अलग बात है। तो वैसे ही हाल लीवरेज पोजीशन में होता है। 2-4 बार 5 बार आप प्रॉफिट भी बना लें, बच भी जाते हैं, ऐसा लगता है वाह मैं तो निकल गया, पैसा भी बन गया, है ना,
ठीक वैसे करके टाइम भी बच गया, पुलिस वाले ने भी नहीं पकड़ा, है ना, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन बहुत खराब होता है। तो इसलिए कभी न कभी आपको पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। तो इसलिए बार बार न तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें, न मार्केट में लीवरेज पोजीशन के साथ निवेश करने के नियम का उल्लंघन करें। बात तो सही। ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड के डिसिप्लिन के साथ करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने पैसे से करें। ये आज का मार्केट मंत्र, बढ़िया मंत्र, ये ज़्यादा बढ़िया। पैसा हो तो अपना हो, ताकि फिर तो लाल कलर की टाई वाले कुणाल जी, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के शेयरों का बड़ा समूह इनके पास है, कुणाल जी आप भी कभी ऐसा लीवरेज करके पैसा लगाते हैं या अपना खुद का ही? अनिल जी देखिए, निवेश लिवरेज से नहीं होता। और अनिल जी, इस पर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टिप्पणी वॉरेन बफेट जी ने की थी कुछ समय पहले जी, वो दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था अनिल जी कि बर्बाद होने के 3 रास्ते हैं अनिल जी। एक है लिकर, दूसरा लेडीज और तीसरा लेवरेज। अच्छा। तो अनिल जी 3 रास्ते उन्होंने बताए थे। तो अनिल जी लेवरेज तो बिल्कुल बर्बादी का सोपान है अनिल जी, अगर सही ढंग से इसका इस्तेमाल न किया जाए कायदे से। तो अनिल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वाह, मतलब वॉरेन बफेट साहब ने बोला है लीवरेज के बारे में, तो फिर बड़ी बात है। तो चलिए ये है, इस पर आप रखें फोकस। एक और इंटरेस्टिंग हमारी खबर तैयार? हाँ बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल। एक मिनट, सिमी जी कहाँ है? सिमी जी जरा हाँ हाथ हिलाओ, देखें कि आप अलर्ट है कि नहीं है, एक बार चेक कर लें। हाँ बोलिए नहीं, आप सुनिए, हाँ और देखिए भी, है ना। अभी हम बोलना शुरू करते हैं। बंगाली खाने के शौकीनों के लिए जुबिलेंट फूड ने पिज्जा की नई रेंज लॉन्च की है। आप भी गौर फरमा सकते हैं कुणाल जी, आप भी कोलकाता से ही हैं ओरिजिनली, और नितिन जी भी कोलकाता से काफ़ी कुछ संबंध रखते हैं। हाँ नितिन जी का भी है। तीन का तो मुझे पता है डिस्क्लोज सोर्सों से, अनडिस्क्लोज सोर्सेज से और किस किस का मुझे पता नहीं। तो जुबिलेंट फूड ने अभी अभी एक्सचेंजेस पर एक नोटिस भेजा है और उन्होंने बताया कि इस बार दुर्गा पूजा के लिए वो 6 नए पिज्जा लॉन्च कर। अरे वाह, नए पिज्जा। हाँ 6 नए, और वो दुर्गा पूजा पर 6 नए पिज्जा लॉन्च कर। जरा डिटेल्स हमें देने के लिए तैयार है नूपुर बताइए, नया मैनेजमेंट और नए पिज्जा। बिल्कुल सर, नॉर्मली क्या होता है, नवरात्रि में गुजराती स्पेशल पिज्जाज होते हैं। पहली बार किसी भारतीय QSR कंपनी ने बंगाली फ्लेवर दिया है पिज़्ज़ा में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स है। 3 तरह के फ्लेवर्स कंपनी ने दिए हैं, जो है कसूंदी, मलाई और कोशा। बहुत इंटरेस्टिंग है तीनों के तीनों, क्योंकि कसूंदी, मलाई और कोशा। ओके, 3 फ्लेवर्स है। और अगर मैं स्टेटमेंट उनकी प्रेस रिलीज से पढ़ूं तो वहाँ लिखा है द गुडनेस ऑफ पिज्जा विद द ऑथेंटिक फ्लेवर्स ऑफ बंगाल। मतलब इतना उन्होंने लोकलाइज किया, इतना रेलिश करे उन पिज्जाज को, काफी इंटरेस्टिंग है। फ्लेवर 3 है लेकिन पिज्जा 6 है, क्योंकि एक वेज है, एक नॉन वेज है। तो 3 वेज और 3 नॉन वेज सेम। कसूंदी वेज, कसूंदी चिकन, यस सर। मलाई वेज, मलाई चिकन। ओके, मलाई वेज कैसे होगा सर? ये मतलब ये कोशा वेज से समझना पड़ेगा। अच्छा सिमी जी, एक तो पहले आपको तीनों खा के बताना है जब लॉन्च हो जाए कि मतलब कैसे हैं। दूसरा पहले ये बताओ, ये कसूंदी वेज क्या होता है? कसूंदी और मलाई, मस्टर्ड को कसूंदी कहते हैं। जब बंगाली खाना का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, आपका स्टूडियो में कुशल बैठा है, उसको मालूम होना चाहिए कि कसूंदी क्या होता है। अरे कुशल बाल न्यूज रूम में, स्टूडियो में नहीं है। उसका प्रोनाउंसिएशन भी कैसा होगा वो भी उसको मालूम होना चाहिए। ये एक्चुअली कसूंदी नहीं है, इसको कशुंदी कहते हैं बंगाली में। ये एक्चुअली मस्टर्ड का एक मतलब लिक्विड जैसा है, मतलब सॉस जैसा है, जो मस्टर्ड से बना हुआ होता है। कोई भी पकोड़े आप लोग जो खाते हैं, अगर पकोड़े के साथ स्पेशली जो नॉन वेजिटेरियन पकोड़े होता है, मतलब फिश पकोड़े जो होता है उसके साथ भी अच्छा बैठता है। ये सारे मतलब उसके साथ ये मस्टर्ड का जो ये सॉस, ये बहुत अच्छा चलता है। आप कुणाल जी से भी एक बार वेरीफाई कर लीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। मुझे तो लगता है कि जचना चाहिए कसूंदी का फ्लेवर। और ये कोशा, ज्यादा सलाह अगर लेना है तो कुशल से पूछिए, उसको भी मालूम होना चाहिए। कुशल अभी न्यूज रूम में बुला रहे हैं, उसको आ रहा है वो। अच्छा कोशा क्या है? कोशा नहीं, वो उसको एक्चुअली कहता है कोशा, मतलब वो जो बहुत ग्रेवी स्पाइसी टाइप का जो चिकन होता है या मटन होता है, उसको कोशा कहते हैं। नहीं, ये गलत बात है। हमारी कोशा का आप हमारे कोशा का मतलब ऐसे बोल रहे हैं कोशा हमको। हमने तो आपने फिश को फिश बोला, हमने तो कुछ नहीं बोला।
नहीं, नुपुर ने कहा ना कोशा, ये एक्चुअली कोशा होता है। ये एक्चुअली बहुत ही स्पाइसी टाइप का होता है, ग्रेवी जैसे, ग्रेवी बहुत, मतलब इसमें बहुत पानी नहीं रहता है। अच्छा। एकदम मतलब सूखा सूखा स्पाइसी होता है। अच्छा, ओके। बहुत अच्छा फ्लेवर है, अच्छा जचेगा पिज्जा पर। हाँ, चल जाएगा ना ये तीनों, मतलब अच्छा, ये अच्छी बात है। ये पिज्जा अच्छे हैं तीनों? हाँ, पिज्जा ठीक है ना ये तीनों, मतलब फ्लेवर ठीक है, चल जाएंगे? हाँ, एकदम पिज्जा चलिए। ठीक है। ओके। और इसलिए जुबिलेंट फूड को खरीद कर ही चलिए। अरे जुबिलेंट फूड भी खरीदेगी अच्छा, राइस? जैसे यहाँ पे मार्केट में अगर मौका मिलता है तो मुझे एक सेल कॉल देना है, एक बार बता दीजिए। बिल्कुल। एक सेल कॉल देंगे और साथों साथ एक बाई कॉल भी देंगे। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ आपके पास जल्दी से। एक बार जरा इस पिज्जा पे हमारे कोलकाता वाले कुणाल जी से भी जरा राय ले ली जाए। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो अनिल जी स्तब्ध हो गया बातचीत सुनकर, इतना ज्ञानवर्धन हुआ अनिल जी अलग अलग तरह के पिज्ज़ा के बारे में। लेकिन अनिल जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये अनुभव रहा है अभी तक, और बाकी लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि अनिल जी जो स्टैंडर्ड पिज़्ज़ा है अनिल जी, बिकता तो सबसे ज़्यादा वही है। ये जो फ्लेवर्स हैं अनिल जी, मुझे याद है कि जुबिलेंट फूड वर्क्स ने कुछ समय पहले बिरयानी वगैरह लॉन्च की थी, मुझे नहीं लगता अनिल जी कुछ खास चली है। तो ये जो नए नए प्रकार के पिज़्ज़ा हैं ये भी अनिल जी चलते नहीं है, असल में तो लोग वही जो स्टैंडर्ड पिज़्ज़ा है वही खाते हैं अनिल जी। ओहो, आप कह रहे हैं तो सही होगा भाई, हमें तो पता नहीं। देखो मैं तो, अच्छा ये तस्वीरें आ गई है, ये है फुटेज जो पिज़्ज़ा आपके लिए लॉन्च हुए, जरा इस पर गौर फरमाइएगा। अब मैं तो देख के बता भी नहीं सकता कौन सा कशुंदी है, कौन सा कोशा है। अच्छा, नाम बोलने में भी अब तो डर लग रहा है। अब मैं सिमी जी जब नहीं होंगी तभी बोलूँगा इनके नाम, जब सिमी जी पैनल पे होगी तब नाम नहीं बोलूँगा। अच्छा, ये सिमी जी कुशल भी आ गया। कुशल बताओ कौन सा पिज़्ज़ा कौन सा है, समझ में आ रहा? हाँ सर, समझ में, मतलब बचपन से कासुंदी तो साथ में रहता, हाँ कासुंदी तो रहता ही था। कासुंदी या कासुंदी? कासुंदी। कासुंदी। हाँ, तो उसमें क्या होता है? जैसे बासुंदी तो दूर दूर तक बासुंदी नहीं है। बासुंदी तो वो रबड़ी टाइप जो होती है, स्वीट डिश है वो, ये तो लिक्विड रबड़ी, ये तो अचार टाइप होता है, उसको ग्रेवी होती है जो मस्टर्ड का, कसूंदी। तो हाँ, तो वो रोल्स वगैरह और जो सिमी जी बोल रही हैं चॉप्स वगैरह, या फिर आप वेज कटलेट। अच्छा, ये जो कोशा है इसमें नुपुर ने क्या गलत बोला? कोशा सही? कोशा, हाँ है, कोशा। अच्छा, इसमें क्या होता है? वो सर इसमें आई थिंक एक बहुत स्पेसिफिक करी होती है या बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है, जैसे एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे। नहीं समझ में आ रहा, एक दिन बना के ले आओ। क्यों दीप, है ना? खा के हम समझ लें, हमें क्या है ऐसे उसमें ज्यादा जल्दी समझ में आता है। बोलते हैं ना कुशल को ये पिज्जा ही ऑर्डर कर देंगे। नहीं पिज्जा नहीं, कुशल पिज्जा तो बाद में, पहले कुशल के हाथ का, मतलब जो इनके घर से बन के आएगा। इसके हाथ का नहीं, सॉरी इतनी रिस्क नहीं लेनी भाई। कुशल के घर से जो बन के आएगा पहले वो खाएंगे, टेस्ट करेंगे, अगर कोशा कशुंदी दोनों अच्छे लगे तो फिर मलाई पे तो, नहीं मलाई तो ठीक है, वो तो समझ सकते हैं कैसा होगा, तो फिर हम जुबिलेंट पे ऑर्डर करेंगे। दिस इज द प्रोसेस। जी बंसल जी, आपकी क्या प्रॉब्लम है बताएं इन दोनों को लेकर। अनिल जी मैं बिल्कुल कुणाल जी के साथ सहमत हूँ। कुणाल जी ने बोला ना जुबिलेंट का अनिल जी बेसिक पिज्जा ही बिकता है। अनिल जी उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे हलवाई होता है वो चाउमीन बनाता है, तो अनिल जी क्या हम खाते हैं? हलवाई का छोला भटूरा और चाट ही खाया जाता है, उसका साउथ इंडियन चाउमीन चाइनीज नहीं खाया जाता। तो इनका भी अनिल जी जो बेसिक पिज्जा है ना वही बिकेंगे अनिल जी, ना इनकी बिरयानी चली और ये सब भी नहीं चलेगा अनिल जी। मैं भी आई एम फुली इन एग्रीमेंट विद माय चाट कॉर्नर पार्टनर कुणाल सर होगी। ओहो, बड़े दिनों बाद किसी चीज पे दोनों का एग्रीमेंट हुआ है। बहुत ही बढ़िया, ये सुन के अच्छा लगा है, धन्यवाद। चलिए, तो ये है जुबिलेंट फूड की तरफ से कुछ बड़े लॉन्चेस आपके लिए होते दिख रहे हैं, देखते हैं किस तरह का रेस्पॉन्स आगे आते हुए मिलता है। बिल्कुल, तो ये है जुबिलेंट फूड जिस पर आपको करना है फोकस। आइए एक बिगुल सिमी जी के लिए, एक नहीं दो, मतलब बिगुल एक ही, कॉल्स दो है। अच्छा कॉल्स दो, आइए सिमी जी के लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु कॉल तो बाद में देंगे, यहाँ पे सिर्फ कुणाल जी और राकेश जी का जो अभी कहा है ना उन्होंने कि ये चलता नहीं है, ये चलेगा क्योंकि ये सिर्फ बंगाली लोगों के लिए ही किया हुआ है। मतलब ये कोलकाता ईस्टर्न रीजन में चलने वाला है, कोलकाता, असम, उड़ीसा इस जगह पे चलेगा, ये आपका बॉम्बे या दिल्ली में चलने वाला है नहीं। तो ये चलेगा जरूर, पर नहीं, आपका बॉम्बे मत बोलो, हम तो नहीं सिमी जी, आपका बॉम्बे मत, हम तो आपके साथ है। ये कुणाल जी राकेश जी आपकी बात नहीं मान रहे दोनों, इनका ध्यान रखना आप बाद में आगे। यही बात है, यही बात है। कुणाल जी अब मानेंगे कैसे? कुणाल जी का वाइफ बंगाली है, कुणाल जी खुद
मतलब नॉन वेजिटेरियन नहीं है, मतलब वेजिटेरियन है। हाँ। तो ऐसे चले तो उनको कोशा का मालूम होगा ही, मतलब समझ में ही नहीं आया होगा। जो भी है, अभी मेरा कॉल्स मुझे देना है जी। सबसे पहले तो रिलायंस को सेल करके चलेंगे। सुबह से स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी को होल्ड करने का कोशिश में लगा हुआ था, 1700 का लेवल को होल्ड करा रहा था, पर ये अब डे हाई से नीचे आ चुका है और 2400 के भी नीचे आ चुका है। रिलायंस में सेल इसलिए कॉन्फिडेंटली दे रही हूँ क्योंकि ये स्टॉक 200 डेमा को बहुत पहले ही तोड़ा है। अब जब मार्केट में रैली आएगी और रिलायंस जब ऊपर में जाएगा, 2500 के आसपास भी जाएगा, तो भी रिलायंस में खरीदारी करने का सलाह है ही नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल ही देंगे। मार्केट अगर यहाँ से वीक होगा तो रिलायंस में बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल ये आज डे लो के आसपास है, पर यहाँ पे मैं जो अगर सेल दे रही हूँ तो मेरा स्टॉप टारगेट भी छोटा होगा। पहला टारगेट होगा 2380, दूसरा होगा 2370। ये 2380 2370 के लिए रिलायंस को सेल करके चलिए। 2410 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। और ये रिलायंस अगर ऊपर भी जाता है तो भी सेल ही करेंगे, क्योंकि इसमें जो रैली आएगा वो मेंटेन सस्टेन करने वाला नहीं है। रिलायंस को सस्टेन कराने के लिए निफ्टी को 17,000 से 18,000 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट जो स्विंग निफ्टी में आया था, लास्ट जो रैली निफ्टी में आया था, उस रैली में रिलायंस का पार्टिसिपेशन था ही नहीं। रिलायंस कहां से कहां आ गया ये देखिए। ऊपर में जब मौका मिलता है रिलायंस को सेल करके ही चलिए। अब रहा कोई एक बाई कॉल का, तो मैं एक बाई कॉल भी यहाँ पे देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में त्योहार का सीजन आ रहा है और यहाँ पे खरीद कर चलने से भी काम आएगा। एक स्टॉक पेंटिंग में जो कैश में है, फ्यूचर्स में ट्रेड होता ही नहीं है, इसलिए मैंने चूज किया। स्टॉक का नाम है कंसाइन नेरोलैक। एक मूविंग एवरेज कॉन्फ्लुएंस के आसपास है, मतलब क्लस्टर है, क्लस्टर को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। 200 डेमा, 100 डेमा, 50 डेमा, 20 डेमा, 10 डेमा, सारे डेमा के ऊपर बैठा है। सिर्फ एक पुश चाहिए और वो पुश अगर 500 के ऊपर चला जाएगा, निकल जाएगा, तो इसमें बहुत बड़ा वाला तेजी देखने को मिलना चाहिए। 520 का पहला टारगेट, 535 का दूसरा टारगेट, 550 तक रैली एक्सटेंड हो सकता है। तो करंट लेवल पर कंसाइन नेरोलैक को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 488 489 के आसपास है, 475 या 465 के नीचे स्टॉप लगाएंगे और 520 535 550 तक का टारगेट के लिए दिवाली तक कंसाइन नेरोलैक को होल्ड करेंगे। स्टॉक्स पर रखनी है नजर। एशियन पेंट्स, आज मोदी जी किरण जी की रिकमेंडेशन थी। एक्सो नोबल पर जैन साहब आपको राय देकर गए थे, और अब सिमी जी के रेडार पर कंसाइन नेरोलैक, जहां पर आपको एक्शन दिखेगा। आइए 3:20 हो गए, ले लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी। उससे पहले एक बार बैन से बेनिफिट क्या बदलाव हो सकते हैं। आखिरी 2 दिन है सीरीज के, 3 स्टॉक्स ही बचे हैं बैन में। पहले बैन से बेनिफिट। बताएं आशीष, 3 स्टॉक्स हैं, इनमें से भी कोई बाहर जाने वाले? दीपांशु, बाहर तो आएगा पीएनबी। 80.3% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। 80% से नीचे आती स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। लेकिन इसके सामने एंट्री भी होगी बीएचईएल की। यहाँ पर देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो करीब 97% के आसपास हो गई है। काफी देर से देख रहा हूँ पोजीशन घट नहीं रही है, लेकिन स्टेबल है 97% पर। 95% के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है, तो पीएनबी बैन से बाहर आएगा। बीएचईएल बैन में एंट्री करेगा। आइडिया करीब 89% पर है और जी में भी 83% के आसपास है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो आइडिया और जी बैन में बने रहेंगे। पीएनबी बाहर आएगा, बीएचईएल की होगी एंट्री। बीएचईएल वैसे हाल कुछ ऐसा बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट इसने दिखाया नहीं है, बाजार के रेडार पर भी रिसेंटली आया नहीं है, बट ये सरप्राइजिंग इंक्लूजन आ सकता है बैन लिस्ट में। ये आपके लिए है अपडेट, और उसके सामने पीएनबी बैन से बाहर आने की तैयारी में दिख रहा है। आइए आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। जी, डाउ फ्यूचर्स भी आधे हो गए। एक पॉइंट पर हम देख रहे थे इसी शो में, जब ऑलमोस्ट 300 अंक ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, अब 150 अंक ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स 1.5% ऊपर थे, अब 1% ऊपर है। तो थोड़ा कूल ऑफ हुए अमेरिकी फ्यूचर्स, बट ऑफ कोर्स 5 दिन की गिरावट के बाद आज लग रहा है कि एक रिबाउंड सेशन अमेरिका में आपको दिख सकता है। हमारे बाजार भी 17,000 निफ्टी ने होल्ड कर लिया है। 2-3 बार नीचे आया, खबर के दम पर भी एक बार रिएक्ट किया, बट वापस 17,000 पर आ गया। और बैंक निफ्टी भी जो 38,500 के लेवल की आप बात कर रहे थे, उससे ज्यादा दूर नहीं है। मैं वही बोल रहा लेवल आ गया। निफ्टी 17,000 के नीचे बंद होगा ना, बैंक निफ्टी 38,500, जबकि बैंक निफ्टी 38,350 के आसपास गया था, वहां से नीचे भी आया। फाइनल क्लोजिंग तो शायद हो सकता है एवरेज होकर थोड़ी नीचे आए, बट फिर भी 38,500 के आसपास आप पहुंच रहे हैं। 17,000 के ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहेगा। जहां तक अब ओवरनाइट पोजीशन का सवाल, जो पोजीशन है आप वही रखें, नहीं बनाना थोड़ा सा रिस्की है। हालांकि बायस थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा है, 60-40 आप ही कह सकते हैं। 60% चांस ये कि कल हम थोड़ा मजबूत खुले। 17,000 के आसपास आप हैं, लॉन्ग पोजीशन है। 16,800 का पुट ऑप्शन हाथ में रखिए। 200 पॉइंट की रिस्क तो आप हमेशा लेकर चलते हैं 1% की।
इससे ज़्यादा अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए आपको 16,800 का पुट आपके हाथ में होना चाहिए और शॉर्ट साइड पर आपके पास 17,200 का कॉल ऑप्शन होना चाहिए। तो ये 200 पॉइंट ऊपर या नीचे इतना तो ठीक है, विद इन लिमिट है। इसके बियॉन्ड कोई होता तो उसकी हेजिंग करके चले, अदरवाइज आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। फ्रेश पोजीशन ना बनाएं, थोड़ी शॉर्ट है तो हल्की प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बहुत एग्रेसिव है तो कॉल ऑप्शन के जरिए हल्की फुल्की खरीदारी करके जा सकते हैं, और वो भी निफ्टी में। बैंक निफ्टी एक दिन और रुक जाए, हालांकि बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है, लेकिन ओवरनाइट रिस्क बैंक निफ्टी में लेने के बजाय सुबह लेना ज़्यादा ठीक है। अगर मूड माहौल ठीक लगे तो कल सुबह बैंक निफ्टी खरीदा जाए। बिल्कुल, एक्सपायरी वीक भी है, वॉलेटिलिटी भी है। आज सुबह भी हमने देखा गैप अप के बाद जो बाजार वॉलेटाइल रहे, बेटर है या तो हेज रखें या फिर कल आके ही नई पोजीशंस आप लें। आइए, कैश का ऑप्शन तैयार है जेट पर। गुड आफ्टरनून जय, बताइए क्या करना है इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। जैसे मैंने मॉर्निंग में भी कहा था आपको 16,950 के आसपास जरूर निफ्टी आएगा, लेना चाहिए। इनफैक्ट आप देखिए तो फिर से आज जो बना है वो 16,942 का बना है, एंड अच्छा खासा बाउंस वही लेवल से आया, तो वही एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा था जहाँ से बाउंस देखने मिल सकता है। तो अभी सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप मुझे दीपांशु बैंक निफ्टी में मिल रहा है, इसीलिए मैंने आज स्पेशल रिक्वेस्ट आफ्टरनून शो में 38,600 का कॉल ऑप्शन मैंने बैंक निफ्टी का रेकमेंड किया हुआ है, जो अभी भी कायम है। आई मीन अभी भी किसे खरीदना है तो खरीद सकते हैं। बैंक निफ्टी का 38,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 520 और 640 के आसपास से जो मैंने टारगेट किए थे उसके लिए। तो अभी जो फ्रेश रिकमेंडेशन है मेरे पास जो बैंकिंग में से ये एक्सिस बैंक पर आप 740 का कॉल खरीदे थी परसों, ये 8 रुपये 10 पैसे पे आपको ये भी मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा तकरीबन 3 रुपये 40 पैसे का। सो 8.10 में खरीदे 3.40 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट पर आपका बनेगा 14 का 14 रुपए का, दूसरा टारगेट बन रहा है 18 रुपये 20 पैसे का 18.20। डीप बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरसोल्ड टेरिटरी से आपको बाउंस बैक आने के काफी तो ऊपर में काफी के लेवल से 38,800 39,000 तक का एक बाउंस आपको देखने मिल सकता है। एंड जहाँ तक एक्सिस बैंक का सवाल है, जो 5 दिनों की आपको गिरावट देखने मिली है, जो हिसाब से इसका आर्मी सेटअप भी मैं देख रहा हूँ टेक्निकली, तो यहाँ पे इस नजर आ रही है। आर्मी सेटअप भी मैं देख रहा हूँ 725 730 के जोन में एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में लगभग पहला इसका जो स्पॉट में लेवल बन रहा है वो 752 का है, एंड दूसरा लगभग 763 752 763 आपको स्पॉट में लेवल देखने मिल सकते हैं, जिसके कारण आपको कॉल ऑप्शन में भी अच्छा मूव देखने मिलेगा। और के बैंक निफ्टी जो ओवरसोल्ड हो चुका है वहाँ पे भी आपको बाउंस बैक देखने मिलेगा, तो वहाँ पे 38,600 का कॉल आफ्टर मैंने खरीदा वो भी रखते हैं। ओके, तो जो सुबह बैंक निफ्टी पर जय अपनी राय दे रहे थे वो बरकरार है, और बजाज फाइनेंस पर भी उनका जो व्यू था पुट लेने का वो भी बरकरार है। अब एक्सिस बैंक पर कॉल लेने की राय आ रही है, थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू लेने का वक्त है। बाउंस बैक ट्रेड आपको यहाँ पर बनते हुए दिख सकता है, और बैंक निफ्टी हालांकि उतार चढ़ाव के बीच रहा है, एक्सिस बैंक एकदम सपाट आपको क्लोजिंग की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो एक्सिस बैंक 740 का कॉल खरीद कर चले, ये है जय का कैश का ऑप्शन। क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। पीएनबी की अभी बात चल रही थी और बैंड से बाहर आ सकता है पीएनबी, और स्टॉक भी बढ़िया एक्शन में 2.5% ऊपर आपको पीएनबी इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नितिन जी जरा एक बार पीएनबी की चार्ट भी देख लें सर, और बैंड से बाहर आने की तैयारी में भी। देखिए पीएनबी ऑलरेडी काफी वीक है और जस्ट एक बाउंस हम देख रहे हैं। इस बाउंस में मुझे नहीं लगता है कि बाइंग करना चाहिए। ऊपर अगर आप देखेंगे तो 40-41 की रेंज में काफी डिस्ट्रीब्यूशन है, काफी दिनों से इस रेंज में रहा है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर ब्रेकडाउन है, और फिर ये 38 के आसपास रेसिस्टेंस है। तो मोस्ट लाइकली ये नीचे करीब 34 तक जाना चाहिए, 34 तक, तो बाय नहीं करना चाहिए, और अगर कोई बाउंस मिलता है तो वहां पे सेल करना चाहिए। ओके, बाउंस में सेल करें, यह आपके लिए पीएनबी। कल शायद बैंड से बाहर आपको ये दिखे। आइए एक क्विक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु, काफी हाई कन्विक्शन सेटअप है, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी रैली बनी है, माइंड ट्री ऑलरेडी कवर हुआ। अब जो दूसरा स्टॉक यहाँ पर लग रहा है कि मुझे कि कल के सेशन में अच्छा कर सकता है वो है L&T इन्फोटेक LTI। तो यहाँ पर हम 4,500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जो कि लगभग 74 रुपए के 74 रुपीज के आसपास ट्रेड करती है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है 58 रुपए का 58 रुपीज का। टारगेट रहेगा 100 रुपए का पहला, 115 रुपए का दूसरा और 130 रुपए का दूसरा, मतलब 100 से 130 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। L&T इन्फोटेक में मुझे लगता है जो सेटअप है वो यहाँ से 100 से 150 रुपए तक की अपमूव कल के सेशन में आती हुई नजर आ सकती है, और ऐसा होने पर ये ऑप्शन 100 रुपए के ऊपर यहाँ पर कल के सेशन में ट्रेड होती हुई नजर आ सकती है। तो L&T इन्फोटेक की 7,500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो L&T इन्फोटेक यहाँ पर भी कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चलिए, ये है।
तरफ से। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और 4 दिनों की गिरावट का ट्रेंड हमारे बाजार रोकने के लिए तैयार दिख रहे हैं। एटलीस्ट जहां तक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में फिर भी क्लोज होगा, हल्की ही बढ़त सही, बट एटलीस्ट गिरावट का ट्रेंड ब्रेक हो रहा है। हालांकि आज जिस तरह से शुरुआत हुई थी 1 पॉइंट पर 17,200 के करीब निफ्टी दिख रहा था, वहां से अगर आप देखें तो गेन्स उतने शानदार नहीं है। फार्मा और डिफेंसिव्स का सहारा था, सिप्ला टॉप गेनर था आपका 3%, क्वाइटली ये ऊपर आया है। पावर ग्रिड जो सरकार की तरफ से सूत्र बेस्ड क्लैरिफिकेशन आया है कि आरईसी की हिस्सेदारी इन्हें नहीं खरीदनी पड़ेगी, वहां पर आप एक्शन देख रहे हैं। टाटा कंज्यूमर में अच्छा एक्शन रहा, इंडसइंड बैंक कल की गिरावट के बाद बाउंस बैक करता हुआ, आइशर मोटर्स एकमात्र ऑटो स्टॉक जो रिकवरी लीड कर रहा था, और आईटी का थोड़ा सहारा था, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, इन तीनों में आपने हल्की खरीदारी देखी है। इसके साथ ही आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचयूएल जैसे दिग्गजों ने भी बाजार को सहारा दिया है। गिरावट हीरो मोटोकॉर्प आज कमजोर था, बजाज ऑटो में भी आपने वीकनेस बनती हुई देखी, एचडीएफसी बैंक फिर से फिसला है, आईसीआईसीआई बैंक में भी आपने वीकनेस देखी है। इसके साथ ही कोटक बैंक, टाइटन, अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, अपोलो हॉस्पिटल्स, मारुति, एचडीएफसी लिमिटेड, टेक महिंद्रा और साथ ही एल&टी कोल इंडिया, ये भी आपको वीक दिख रहे थे। वायदा कारोबार की तरफ आइए, यहां पर भी भरपूर उतार चढ़ाव वाला एक्शन रहा। तीनों के तीनों गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स सबसे आगे थे। बाजार में एक स्पेकुलेशन चल रहा है कि 1 तारीख को जो सेमी एनुअल रिवीजन होता है गैस प्राइसेस का, शायद इस बार वो नहीं हो आपको होता हुआ दिखे, उसमें थोड़ा डिले आ सकता है। तो आईजीएल, गुजरात गैस, एमजीएल तीनों वायदा कारोबार के टॉप गेनर्स थे, 7% ऊपर। मुथूट फाइनेंस में खरीदारी रही, इन्फो एज, इंडियन होटल्स, माइंडट्री, एसबीआई कार्ड्स, आईडीएफसी लिमिटेड, ग्रैन्यूल्स जिसका बायबैक आज से खुला है, फेडरल बैंक, एल&टी इन्फोटेक जिसकी अभी हिमांशु जी बात कर रहे थे, कोफोर्ज, एबट, वोल्टास, जीएसपीएल, यहां पर आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। पर गिरावट, इंडिया बुल्स हाउसिंग 4% नीचे, टॉप लूजर कैनफिन होम्स, एमसीएक्स, एस्ट्रल, साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अशोक लेलैंड, पेज इंडस्ट्रीज, इंडिया सीमेंट्स, कॉनकॉर, सीमेंस और कैनरा बैंक, यहां पर आपने वीकनेस देखी है। पिरामल एंटरप्राइजेस, यहां पर भी गिरावट देखी। हैटसन एग्रो पर रखिए नजर, हेस्टर बायो पर रखिए नजर। इस काउंटर पर कल अच्छी खबर आई थी, इनकी जो गोट वैक्सीन है वो लंपी वायरस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, बट आज फिर से ये काउंटर आपको फिसलते हुए दिखा। श्री रेणुका शुगर, चोपड़ा साहब और सिमी जी की पसंद, ऑलमोस्ट 10% ऊपर था। कल्याण ज्वेलर्स, एस्ट्रेडियम हेल्थ केयर, ऑल कार्गो, जी शिपिंग, वर्तमान टेक्सटाइल्स, कल्पतरुपार और मस्कान डॉक अच्छी खरीदारी। हाइडलबर्ग सीमेंट 6.5% नीचे, वरुण बेवरेजेस दूसरे दिन गिरावट, शिल्पा मेडिकेयर, इमामी और साथ ही बालाजी अमाइंस और अदानी ट्रांसमिशन, मेट्रो ब्रांड्स, यहां पर भी आपने वीकनेस देखी है। बट अच्छी बात है अनिल जी, 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग आपको निफ्टी दे रहा है, हालांकि 100 पॉइंट नीचे, बट मोर इंपॉर्टेंटली एटलीस्ट प्रोविजनल बेसिस पर तो सर 38,500 आ गया। इस प्रोविजनल बेसिस पर तो सर 38,500 आ गया। बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग के समय प्रोविजनल आया, थोड़ा सा फाइनल नीचे आएगा, निफ्टी पर 17,000 के आसपास से आएगा, तो जो अंदाज था वहां पर हो गया। डेटा के हिसाब से उसके नीचे बनता नहीं था, इसलिए वहां पर आया। एक डिप जरूर नीचे बनी, वो एक अलग बात है। आइए, प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने, फाइनल क्लोजिंग 2 मिनट में आ जाएगी, तब तक आगे का एक्शन देख लें। बाजार बंद होने के बाद के कार्यक्रम क्या क्या है वो आपको बता दी जाए। आज शाम के प्रोग्राम क्या है क्या नहीं है वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर हैं और 111 पॉइंट नेस्डेक फ्यूचर्स है। चोपड़ा साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सिमी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे दिल्ली के 2 और खास मेहमानों का, हिमांशु जी और नितिन जी, आपका भी शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। दीप और मुझे इजाजत दीजिए।